जैसे उसे पता ही न हो कि वो उसके पीछे आ रहा है, इसलिए उसने लापरवाही से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिंगयून प्रसिद्ध है और उसके कई प्रशंसक हैं। यदि आप उन सामान्य सितारों का पीछा करते हैं तो आपको इतना थकने की जरूरत नहीं है। किसी चीज पर हस्ताक्षर करना आसान है, युवक ने कुछ गर्व के साथ कहा। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। आज उन्होंने ली बिंगयून के प्रशंसकों को अपनी आंखों से देखा। उसने अपना ठिकाना नहीं बताया। यदि वह ऐसा करती तो आज विमान लेने के लिए और अधिक लोग आते। इस समय हवाई अड्डे पर प्रसारण भी बज रहा था। ली बिंगयू की उड़ान सुचारू रूप से उतर गई है और घटनास्थल पर प्रशंसक जयकार कर रहे हैं। वे एक एक करके पंजों के बल खड़े होते हैं और चैनल की ओर देखते हैं। उनके हाथों की रोशनी अधिक शक्तिशाली होती है। हुआंग फेंग के बगल वाले युवक के पास इस समय हुआंग फेंग की देखभाल करने का समय नहीं है। वे भी चैनल को उत्साह से देख रहे हैं। यात्री एक एक करके बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने अभी भी ली बिंगयू को नहीं देखा। वे सभी चिंतित थे। हुआंग फेंग ने यहाँ तक सोचा कि वो वीआईपी चैनल से नहीं गुजरेगी। आखिरकार अगर उसे पहले से पता होता कि इतने सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, तो शायद वो यहाँ आने से बचती। हालांकि हुआंग फेंग का विचार लंबे समय तक नहीं चला। उन्होंने रास्ते में एक खूबसूरत आकृति देखी जो कई सुरक्षाकर्मियों से घिरी हुई थी। जाहिर है वे भी यहाँ के हालात जानते हैं। बिंगयू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिंगयू, मैं तुम्हें एक बंदर देना चाहता हूँ। बहन बिंगयून, कृपया मेरे लिए हस्ताक्षर करें। ली बिंगयून की उपस्थिति के कारण दृश्य तुरंत तारांकन में प्रवेश कर गया। एक के बाद एक चीखना और चिल्लाना। ऐसा लगता है कि पूरे हवाई अड्डे की छत को उड़ने के लिए हिलाया जाना चाहिए, जिससे कई राहगीर रुक गए और देखने लगे। चेहरे पर चौड़ा धूप का चश्मा लगाए ली बिंगयू चले और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उनकी इस हरकत से मौके पर मौजूद फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। हुआंग फेंग को डर था कि इस समय कोई उत्तेजना से बेहोश हो जाएगा। हालांकि हुआंग फेंग इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकते। उसने अपने बगल वाले युवक की मदद के लिए अपना तैयार हाथ उठाया। अन्यथा यदि वो अभी भी पीछे खड़ा होता तो ली बिंगयू उसका हाथ नहीं देख पाता। क्योंकि हुआंग फेंग की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, ली बिंगयू को जल्द ही हुआंग फेंग का हाथ मिल गया। उनके हाथ पर ली बिंगयून और तियानजियाओ समूह का नाम है। जाहिर है वो ली बिंगयू को बताना चाहता है कि वो तियानजियाओ समूह की ओर से यहाँ है। जब ली बिंगयून ने हुआंग फेंग का हाथ देखा तो वो कांप उठा और हुआंग फेंग की ओर चल दिया। चलो, बिंगयू मेरी ओर आ रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। बिंगयू मुझे देख रहा है, क्या तुम इसे देख सकते हो? हुआंग फेंग के पक्ष के युवक ने ली बिंगयू को इस ओर चलते देखा तो पूरा व्यक्ति पागल हो गया। अतीत में हालांकि उसे कभी कभी ली बिंगयू के हस्ताक्षर मिल जाते थे, वो जानबूझकर आज की तरह उसकी ओर चला, जो पहले कभी नहीं मिला था। क्या उसकी ईमानदारी ने बिंगयू के दिमाग पर कोई छाप छोड़ी और उसने खुद को याद किया? एक झटके में युवक को लगा कि वो सितारों का पीछा करते हुए चरम पर जा रहा है और ली बिंगयू इस दिशा में आ रहे हैं और उनके आसपास के सभी प्रशंसक यहाँ भीड़ लगा रहे हैं। हुआंग फेंग तूफान में नाव की तरह है। वो बाएं और दाएं हिलाता है। वो अपनी मदद नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसकी ताकत छोटी नहीं है, लेकिन उसे दूर नहीं धकेला गया है। वो मजबूती से अपना पद संभाले हुए है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 338 तुम मेरी कार पर बैठो। बिंगयू, मैं आपका प्रशंसक हूँ। जब से आप शुरू हुए हैं तब से मैं आपका प्रशंसक हूँ। कृपया मुझे साइन करें। ली बिंगयू को अपनी आंखों के सामने आते देख हुआंग फेंग के बगल वाले युवक ने उत्साह से कहा। इस तरह हर बार जब वो बिंगयू को देखता तो वो इसे फिर से कहता और बिंगयू हर बार मुस्कुराता। अतीत में उसने सोचा था कि वे विनम्र मुस्कुराहट थी और उसके शब्दों को दूसरे पक्ष द्वारा याद नहीं किया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने गलत सोचा था। बिंगयू को खुद को याद रखना चाहिए, अन्यथा वो विशेष रूप से खुद के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कैसे आ सकता था? क्या इसके बारे में? स्वाभाविक रूप से ली बिंगयू को अपने सामने वाला प्रशंसक याद नहीं है। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि चूंकि उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, इसलिए वो उन सभी को याद नहीं रख सकती। जाहिर है उसके सामने वाला युवक भाग्यशाली नहीं है। हालांकि वो मधुरता से मुस्कुराई, एक दूसरे की पेन और रिकॉर्ड अपने हाथ में ले ली और कुशलता से अपना नाम रख लिया। हालांकि उसकी नजर उसके बगल में हुआंग फेंग पर पड़ी। क्या आप तियानजियाओ समूह से हैं? ली बिंगयू ने पूछा। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने मुझसे मिस ली को लेने के लिए कहा। होटल की व्यवस्था कर दी गई है। मिस ली पहले आराम करने के लिए होटल जा सकती है, हुआंग फेंग ने कहा। ली बिंगयू ने सिर हिलाया। उसके आने से पहले एजेंट ने तियानजियाओ समूह से अच्छी तरह से संपर्क किया था और जानता था कि दूसरा पक्ष उसे लेने के लिए किसी को भेजेगा, इसलिए वो हुआंग फेंग की उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थी। आप आगे गाड़ी चलाएंगे और बाद में रास्ता दिखाएंगे और मैं अपने ड्राइवर को आपके पीछे आने दूंगा। ली बिंगयू ने अपना हस्ताक्षरित रिकॉर्ड हुआंग फेंग के बगल वाले व्यक्ति को दिया और उससे कहा। इस समय हुआंग फेंग के बगल वाला युवक स्तब्ध रह गया। उन्होंने स्तब्ध तरीके से रिकॉर्ड प्राप्त किया। हालांकि उसकी आंखें हमेशा हुआंग फेंग और ली बिंगयू पर टिकी रहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आसपास का विनम्र व्यक्ति ली बिंगयू से बात कर सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिंगयू को उसके साथ जाना चाहिए। ली बिंगयू और हुआंग फेंग एक साथ क्यों गए, उसने यह नहीं सुना और इसके बारे में सोचने का उसका दिल नहीं था। ली बिंगयू ने एक दूसरे को दिल से लेकर जाने वाले थे। बेशक उन्होंने नहीं सोचा था कि हुआंग फेंग और ली बिंगयू के बीच कुछ भी था। आखिरकार ली बिंगयू ने शुरुआत के बाद से कभी भी कोई गपशप नहीं फैली है। हुआंग फेंग हो सकता है जैसे किसी आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दे। उसे बस यह महसूस हुआ कि हुआंग फेंग इतना शक्तिशाली और भाग्यशाली था कि वह अपनी मूर्ति के साथ जा सकता था। दो लोगों के बाद अन्य आदान प्रदान भी हुए होंगे जिससे उसे ईर्ष्या हुई। ली बिंगयू के शब्दों को सुनने के बाद हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे मिस ली का अंगरक्षक और ड्राइवर बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मिस ली को मेरी कार पर बैठने दो ताकि मैं मिस ली की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकूं। यदि मिस ली नहीं है आराम से, आप अपने अंगरक्षक और सहायक को एक साथ कार पर चढ़ने दे सकते हैं। हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि ली बिंगयू उसकी नजरों से ओझल हो जाए।
अन्य समय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उस समय के दौरान जब वो तियानजियाओ समूह में आती है, उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि दूसरे पक्ष को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ सकता है। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जब वो ऐसा करता है तो उसे पछतावा होता है। वो स्पष्ट रूप से अन्य लोगों द्वारा आश्वस्त नहीं है। केवल तभी जब दूसरा पक्ष उसकी अपनी दृष्टि में हो, वो निश्चिंत हो सकता है। ली बिंगयुन ने भौहें चढ़ा दी और फिर सोचा कि यहाँ बहुत सारे प्रशंसक हैं, इसलिए वो तुरंत आराम करने लगी। हालांकि वो अभी भी हुआंग फैंग की जिद पर नाराज थी। उसने नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग उसके अंगरक्षक से अधिक शक्तिशाली और अनुभवी था। हालांकि मौके पर इतने सारे प्रशंसक हैं कि वो हर समय हुआंग फैंग के सामने खड़ी नहीं रह सकती। इसके अलावा हुआंग फैंग की उपस्थिति को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से अपनी राय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें डर नहीं है कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा? तुम अपने बॉस को रिपोर्ट करोगे? ली बिंगयुन कुछ हुआंग फैंग के पास है, उसने धीरे से कहा। आप इसे नहीं पा सकते। हुआंग फैंग ने कहा कि वो वास्तव में उत्सुक था कि जी मिंगजियाओ गुस्से में आकर खुद को गोली मार ले। निस्संदेह उन्होंने यह अनुरोध केवल कंपनी की भलाई के लिए रखा था। संभवतः जी मिंगजियाओ नाराज नहीं होंगे। इस समय सहायक ली बिंगयू के पास आया और कुछ फुसफुसाया। बाद में ली बिंगयू ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं आपकी कार पर बैठूंगा। मुझे आशा है कि आपकी कार कौशल मुझे दुर्घटना नहीं होने देगी। उसके बारे में चिंता मत करो, हुआंग फैंग ने कहा कि उसके बाद वो ली बिंगयू के पास गए और उनके लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने उन प्रशंसकों को रास्ते से हटा दिया जो ली बिंगयू के करीब आना चाहते थे। और हुआंग फैंग के आसपास का युवक चौंक गया। हर कोई प्रशंसक था। अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हुआंग फैंग घूम गया और ली बिंगयू का अंगरक्षक बन गया। जब ली बिंगयुन ने हुआंग फैंग की हरकत देखी तो उनकी नाराजगी कम थी, लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं हुई। अभी अभी सहायक ने तियानजियाओ समूह से संपर्क किया है और हुआंग फैंग की पहचान निर्धारित की है, इसलिए ली बिंगयू को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआंग फैंग के नकली होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सहायक को यह भी पता चला कि तियानजियाओ समूह में हुआंग फैंग की स्थिति कम नहीं लगती है, जो तियानजियाओ समूह के उस पर ध्यान देने का भी प्रतिबिंब है, जो ली बिंगयुन को अधिक आरामदायक महसूस कराता है। इसके अलावा वो अच्छी नहीं है और हुआंग फैंग यहाँ फंस गई है। साथ ही उसका अच्छा कामकाजी रवैया। आखिरकार उसने तियानजियाओ समूह के साथ बात की है और वो तियानजियाओ समूह की व्यवस्था के अनुरूप कड़ी मेहनत करेगी। हालांकि अगर तियानजियाओ समूह के उत्पादों के साथ कोई समस्या है तो वह अपना मुंह मोड़ लेगी और यहां तक कि दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी भी निभाएगी। हालांकि इससे पहले वो दूसरे पक्ष की व्यवस्था में सहयोग करने की कोशिश करेगी। हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन को हवाई अड्डे के हॉल से बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस समय उसे लगता है कि उसकी बाहों में दर्द हो रहा है। हालांकि समय ज्यादा नहीं है। अभी जो फैंस हैं वो दीवाने हैं। वो स्वाभाविक रूप से आसान नहीं महसूस करता है। हुआंग फैंग की शर्मिंदा उपस्थिति देखकर ली बिंगयुन का दिल थोड़ा उदास हो गया। हालांकि वो तियानजियाओ समूह की व्यवस्था में सहयोग करेगी, लेकिन हुआंग फैंग के प्रति उसका कड़ा रवैया अभी भी उसे असहज महसूस कराएगा। अब हुआंग फैंग की शर्मिंदा शक्ल देखकर उसके दिल को स्वाभाविक रूप से राहत महसूस हुई। हुआंग फैंग को आश्चर्य हुआ जब वो ली बिंगयू को कार तक ले गया। ली बिंगयू ने अंगरक्षक को उसका पीछा नहीं करने दिया। उसके आसपास बस एक सहायक था। स्वाभाविक रूप से ली बिंगयुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हुआंग फैंग की पहचान निर्धारित कर ली थी और दूसरा पक्ष दिखावा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दूसरे पक्ष के अपहरण के बारे में चिंता नहीं की। उन्हें नहीं लगा कि कार में कोई खतरा होगा, इसलिए वो अपने साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं ले गई। हालांकि वे लोग फिर भी पीछे चले गए। यदि कुछ हुआ तो वे वर्तमान समय में चले जाएंगे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 339 कारखाने की स्थितियां। कार में रहते हुए हुआंग फैंग ने ली बिंगयू को आज की अगली व्यवस्था के बारे में बताया। दूसरा पक्ष चुपचाप सुनता रहा और कोई राय व्यक्त नहीं की। हुआंग फैंग ने पाया कि ली बिंगयुन ने अपने टीवी पर जो देखा था उससे कहीं अधिक ठंडा था। हालांकि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कैमरे के नीचे और शीशे के बाहर सितारे दो चेहरे थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा वो और दूसरा पक्ष एक दूसरे से परिचित नहीं थे। उनका प्रदर्शन सामान्य है। हमारे प्रांत में कई स्वादिष्ट और दिलचस्प जगहें हैं। अगर मिस्ली के पास समय है तो वह घूम सकती है और देख सकती है, हुआंग फैंग ने गाड़ी चलाते हुए कहा। कुआ, ली बिंगयू ने सरलता से उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। हुआंग फैंग को थोड़ा ऊब महसूस हुआ, इसलिए वो जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद पूरे रास्ते पूरी कार शांत रही। ली बिंगयुन सचमुच थके हुए लग रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कार में आराम करने लगा। हुआंग फैंग ने भी उसे परेशान नहीं किया। जब तक वो होटल नहीं पहुंची तब तक उसकी सहायक ने उसे चिल्लाया नहीं। ली बिंगयुन को होटल भेजे जाने के बाद सुबह हुआंग फैंग का कार्य अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। हालांकि वो तुरंत कंपनी वापस जाने के बजाय अपनी फैक्ट्री में चला गया। वैसे भी जब तक वो दोपहर को कंपनी से ली बिंगयू को लेने के लिए वापस आया, आज उसकी पहचान एक अंशकालिक बॉडीगार्ड कंपनी के रूप में है। जब हुआंग फैंग कारखाने में पहुंचता है तो वो गेट कीपर पर बहुत सारे लोगों को देखता है जो कुछ सरल फॉर्म भर रहे हैं। वे सभी सामान्य श्रमिकों के लिए आवेदन करने के लिए आते हैं। आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र और कारखाने हैं, इसलिए अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नौकरी ढूंढनी होती है, जो यहाँ स्थानांतरण के लिए आते हैं और देखते हैं कि उनके सामने किस कारखाने में भर्ती की जानकारी है और जो इच्छुक होंगे वे आवेदन करेंगे। हुआंग फैंग की फैक्ट्री के सामने एक ब्रांड भी है। बेशक कुछ सामान्य कर्मचारियों की भर्ती इस तरह से की जाती है। प्रबंधन पदों पर बहुत अधिक प्रतिभाएं या लोग नहीं होंगे। उन लोगों को अभी भी प्रतिभा बाजार में जाने या हेडहंटर्स की तलाश करने की जरूरत है। क्योंकि कारखाने का विस्तार होना निश्चित है, हुआंग फैंग और गो लियांग लंबे समय से आम सहमति पर पहुंच गए हैं। इसलिए गेट पर सामान्य कर्मचारियों की भर्ती करते समय झो रुओलान का कार्यालय उन प्रबंधन कर्मियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इन दिनों में वो टैलेंट मार्केट में जाएंगी या हेडहंटर्स से संपर्क करेगी। हुआंग फैंग के लिए डिलीवरी रूम के कर्मचारी एक दूसरे को जानते होंगे। अब फैक्ट्री में ज्यादा लोग नहीं है। प्रसव कक्ष में केवल एक व्यक्ति और अंशकालिक सुरक्षा गार्ड है। जब फैक्ट्री में अधिक लोग हैं तो यहाँ भी अधिक लोग होंगे।
हुआंग फैंग ने आसानी से कारखाने में प्रवेश किया और कार्यालय में व्यस्त गो लियांग को पाया। ये देखकर कि गो लियांग बहुत थका हुआ है और उसकी आंखें काली हैं, पूरा व्यक्ति बहुत थका हुआ दिखता है, लेकिन उसकी भावना अच्छी है, जिससे हुआंग फैंग को थोड़ा दोषी महसूस होता है। उसने फैक्ट्री को गो लियांग के पास छोड़ दिया है और उसे यहाँ अकेले व्यस्त छोड़ दिया है। हुआंग फैंग भी शर्मिंदा है। पागल, तुम्हें यह मिल गया। जब गो लियांग ने हुआंग फैंग को देखा तो वह भी बहुत खुश हुए। फैक्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? हुआंग फैंग ने पूछा। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बॉस नहीं हैं। यहाँ के बॉस के रूप में आपको अपने कारखाने की परवाह नहीं है और आपका बॉस बहुत अयोग्य है। गो लियांग ने कहा कि हालांकि उन्होंने यह बात अपनी इच्छा से कही है, वो यहाँ व्यस्त है, लेकिन हुआंग फैंग किसी के जैसा नहीं है, उसे सुरक्षा गार्ड बने रहना होगा। गो लियांग निश्चित रूप से शिकायत करेंगे। हालांकि उनका स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर परेशान रहने का इरादा नहीं था। हुआंग फैंग को देखते हुए उन्होंने कहा, स्थिति बहुत अच्छी है। कल हमने जो 2 डिवाइस बेचे थे उन्हें दूसरों को वितरित किया गया है और स्थापित किया गया है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रभाव बुरा नहीं है, हर कोई बहुत संतुष्ट है और वो खरीदारी जारी रखने का भी इरादा रखता है। हालांकि हमें ये देखने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। वे अंततः अपना मन बनाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। गो लियांग ने लार का एक घूंट लिया और जारी रखा। आज सुबह मुझे पता चला कि हमारे सेल्समैन ने एक और डिवाइस बेची है। हालांकि अब तक केवल 3 ही बेचे गए हैं, लेकिन बिक्री शुरू करने के लिए ये गति असामान्य रूप से तेज रही है। एक शब्द में, वे लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारा उपकरण भी बहुत तेज है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। वो बिक्री की गति से भी बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार वे अभी बेचना शुरू ही कर रहे हैं। वे इतने कम समय में 3 सेट बेच सकते हैं। भले ही उनके उपकरण अच्छे हों, फिर भी उन सेल्समैन की क्षमता ठीक है। हुआंग फैंग को यह नहीं पता कि उन सेल्समैन को इन उपकरणों पर हुआंग फैंग से कम भरोसा नहीं है। उन उपकरणों के वास्तविक कार्यों को देखने के बाद वे पहले से ही बेचैन हो गए हैं। यदि वे ऐसी अच्छी चीजें नहीं बेच सकते तो वे पैसा नहीं कमाएंगे। इसलिए वे सभी बहुत सक्रिय हैं। वे पूरे दिन बाहर भागते रहते हैं, भले ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया हो। वे बिल्कुल भी निराश नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने यहाँ अपना सामान बेचा है, इसलिए उनकी प्रेरणा अधिक पर्याप्त है। आज सुबह भी काम के समय से पहले वे सभी एक एक करके सूची बनाने के लिए निकल जाते हैं। किसी को भी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उत्पादन की गति कार्यशाला में बनी रह सकती है? हुआंग फैंग ने पूछा कि हाल के दिनों में बिक्री की गति धीमी हो सकती है। हालांकि एक बार वर्ड ऑफ माउथ सामने आने के बाद बिक्री की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। अब कारखाने में नई उत्पादन लाइन स्थापित नहीं की गई है, इसलिए हुआंग फैंग उत्पादन क्षमता को लेकर चिंतित है। कोई समस्या नहीं, गो लियांग ने निश्चित रूप से कहा। रोइजी की हमारी उत्पादन गति बहुत तेज है और इन 2 दिनों में कई नए कर्मचारी आए हैं। एक साधारण प्रशिक्षण के बाद हम उत्पादन लाइन पर जा सकते हैं। आखिरकार बहुत अधिक तकनीकी सामग्री नहीं है। यहाँ मैं ऑर्डर के आने से पहले 3 शिफ्ट लागू करने जा रहा हूँ। मैं पहले इन्वेंट्री का एक बैच प्राप्त करूंगा और फिर मैं जल्दी में नहीं रहूंगा। हुआंग फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वो और गो लियांग इस उपकरण के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हैं। इसलिए उत्पादों का एक बैच पहले से तैयार करना और उन्हें गोदाम में रखना कोई बड़ी समस्या नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वे नहीं बिकेंगे। हालांकि हमें आंख मूंदकर खुश नहीं होना चाहिए, हुआंग ने कहा। उन बड़ी फैक्ट्रियों की तरह वे आमतौर पर अपने उपकरण नहीं बदलते हैं। इसके अलावा उन सभी के पास निश्चित उपकरण खरीदार हैं। उनसे बड़ी सूची वापस लेना आसान नहीं है। यिनहुआ की तरह उन्होंने तुरंत एक बड़ी फैक्ट्री खोली, जो अभी भी दुर्लभ है। आखिरकार उनके पास कोई पहुंच और संपर्क नहीं है। यहाँ तक कि अगर मौखिक रूप से बात सामने आती है तो भी वे केवल कुछ छोटी फैक्ट्रियों को ही बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे बड़ी फैक्ट्री अपना व्यवसाय करना चाहती है तो स्थिति अधिक जटिल है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 340 विजिट। गो लियांग भी सिर हिलाने को तैयार हो गए। उन बड़ी फैक्ट्रियों के अपने निश्चित साझेदार होते हैं, उनसे ऑर्डर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हालांकि यह असंभव नहीं है, यह उन लोगों की सामान के प्रति अज्ञानता पर निर्भर करता है। आखिरकार उनके उत्पादों की गुणवत्ता उसी प्रकार के अन्य उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक है और वे कुछ समय तक यहाँ नहीं आ सकते। आखिरकार उन्होंने उन छोटी फैक्ट्रियों को नहीं हटाया है। यदि वे उन सभी को ले सके तो यह उनके लिए लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद हुआंग फैंग और गो लियांग फिर से कार्यशाला में गए। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने पाया कि कार्यशाला में अधिक कर्मचारी थे। ये सभी लोग वे लोग थे जिन्हें हुआंग फैंग नहीं जानते थे। फैक्ट्री में 20 से ज्यादा लोगों के साथ मजदूर भी थे। वे सभी एक दूसरे को जानते थे। अगर वे कुछ दिनों में नहीं आते तो उनके चेहरे और भी अजीब होते। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री लगातार विकास कर रही है। फैक्ट्री की कैंटीन में हुआंग फैंग और गो लियांग ने एक साथ दोपहर का भोजन किया। यहाँ की कैंटीन बड़ी नहीं है। आखिरकार मूल कारखाने में बहुत सारे लोग नहीं हैं, केवल एक मास्टर, शेफ और कुक सहायक है। कोई भी इसका सामना कर सकता है। हालांकि कई व्यस्त दिन हैं। आखिरकार वहाँ अधिक से अधिक लोग हैं। शेफ को मूल बॉस द्वारा बाहर से भर्ती किया गया था। हुआंग फैंग ने फैक्ट्री खरीदने के बाद उसे बदला नहीं। दूसरे पक्ष की शिल्प कौशल ठीक थी। हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की शिल्प कौशल से संतुष्ट थे। बॉस, कुछ दिनों में नौकरी पर रखने का समय आ जाएगा, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए शेफ से कहा। मैं जानता हूं कि कभी कभार ही काम करने वाला बॉस हुआंग फैंग आज यहाँ है। शेफ को उससे मिलने अवश्य आना चाहिए। आखिरकार पूरी रसोई फैक्ट्री का ठेका उसी को दिया गया है। अगर वो यहाँ पैसा कमाना जारी रखना चाहता है तो उसे बॉस के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। तले हुए मांस की एक प्लेट नीचे रखने के बाद मोटे शेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोगों को भर्ती करने का समय है। या बॉस हुआंग और बॉस गो इसमें अच्छे हैं। कारखाने में बड़े पैमाने पर बदलाव होने में ज्यादा समय नहीं है। इस शेफ को कुछ समय के लिए यहाँ अनुबंधित किया गया है और उसने पिछले बॉस का अनुभव किया है।
स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि फैक्ट्री पहले कैसी दिखती थी। उस समय जब कर्मचारी खाना खाते थे तो उनके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान नहीं होती थी। आखिरकार फैक्ट्री की कार्यक्षमता अच्छी नहीं है, वे किसी भी समय अपनी नौकरी खो सकते हैं। वे कैसे खुश रह सकते हैं? हालांकि हाल के दिनों में शेफ और बॉस स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि लोगों के शरीर में बदलाव और उनके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा कारखाने में लगातार कुछ अजीब चेहरे भी सामने आए हैं। जाहिर है कारखाने की दक्षता बेहतर से बेहतर होती जा रही है। लोग अच्छे मूड में हैं और उनके पास नए कर्मचारी हैं। और जितने अधिक कर्मचारी होंगे वो उतना अधिक पैसा कमा सकता है और वो स्वाभाविक रूप से खुश रहेगा। हुआन फेंग और गो लियांग दो छोटे कुकर हैं। बॉस ने विशेष रूप से उनके लिए कई व्यंजन तले, जिससे गो लियांग को ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा कि सामान्य समय में उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता था। हुआन फेंग जब आज आए तो उन्होंने बहुत अच्छा खाया। स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग अच्छे मूड में है। हालांकि रात का खाना खाने के बाद वो फैक्ट्री से निकल गए। हालांकि फैक्ट्री का लगातार विस्तार हो रहा है, फिर भी सब कुछ क्रम में है। उसे हर समय फैक्ट्री में रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि फैक्ट्री से बाहर आने के बाद वो दर्जनों लोगों वाले एक छोटे मालिक से एक सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर में बदल गया। होटल में हुआन फेंग ने आराम के बाद ली बिंग्यून को लिया और सीधे कंपनी में चले गए। सुबह ली बिंग्यू की तुलना में अब उसने अपने कपड़े धीमे कर लिए हैं और अधिक सुंदर दिखती है। उनके चेहरे की थकान गायब हो गई है और पूरा व्यक्ति काफी जोश में है। इस बार हुआन फेंग ने यह नहीं बताया कि वो खुद हुआन फेंग की कार पर चढ़ी थी और वो केवल एक सहायक को अपने साथ ले गई थी। जाहिर है वे अंगरक्षक तियानजियाओ समूह में नहीं जाते हैं। जब हुआन फेंग ने तियानजियाओ समूह की ओर प्रस्थान किया तो सु यूमो और जी मिंगजियाओ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। दोनों मालिक व्यक्तिगत रूप से उसका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है उन्होंने ली बिंग्यून के आगमन को बहुत महत्व दिया। ली बिंग्यू भी मजा किया है। वो कोई दिखावा नहीं करती, उनका चेहरा भी मुस्कुराहट से ढका हुआ है। सु यूमो और जी मिंगजियाओ के सामने भी उनका रवैया बहुत विनम्र है। यह उस ठंडे लुक से बिल्कुल अलग है जो वो हुआन फेंग के सामने रखती थी। यह एक अभिनेता है। हुआन फेंग ने ली बिंग्यून की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसके सामने चल रहा था। फुसफुसाया, आप क्या कहते हैं? सु यूमो ने कुछ कदम धीमे कर दिए। जी मिंगजियाओ और ली बिंग्यून कंपनी का परिचय देने के लिए उसके सामने चलते हैं। सु यूमो हुआन फेंग के पास पहुंचती है और कहती है, वैसे आपको कुछ बताऊं, टोंग कियानजुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय सु यूमो के चेहरे पर आराम था। टोंग कियानजुन न केवल उनकी कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि उनका बेटा भी हर समय खुद को परेशान कर रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थे। अब जब टोंग कियानजुन पकड़ा गया तो उसका खुद पर दबाव अचानक बहुत कम हो गया था और उसकी कंपनी पर दबाव बहुत कम हो गया था। यहाँ तक कि कई जानकार आपूर्तिकर्ताओं ने भी उनसे संपर्क किया है और उनके साथ सहयोग जारी रखना चाहते हैं। हालांकि सु यूमो और जी मिंगजियाओ ने अभी तक अपनी राय व्यक्त नहीं की है। ये बहुत अच्छा है, इसलिए कंपनी के लिए ये बहुत आसान है। हुआन फेंग ने दिखावा किया कि वो पहले टोंग कियानजुन के बारे में नहीं जानता था। कुआ, हालांकि इस बार हमारा व्यवसाय भी हमारे लिए एक अवसर है, ली बिंग्यून ने कहा, जिसने अपनी आंखों के सामने देखा। ये सच है कि हालांकि कुछ पैसे खो गए थे और कुछ कच्चे माल को अन्य प्रांतों से तत्काल खरीदा गया था, ये प्रांत के उन आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक चेतावनी भी है। जब दोनों पक्ष फिर से सहयोग करेंगे तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से हार मान लेगा। इसके अलावा डायरेक्ट स्टोर का कारोबार भी शुरू हो चुका है। सु यूमो और जी मिंगजियाओ रुकने वाले नहीं हैं। यह उनकी कंपनी के लिए एक अच्छी विकास रणनीति है। बाल सेना के दबाव के बिना भी वे चल रहे हैं। ली बिंग्यून के आने से कंपनी में कई समस्याएं पैदा हो गई। आखिरकार तियानजियाओ समूह में अधिकांश महिला कर्मचारी हैं और उनमें से अधिकांश युवा हैं। ली बिंग्यून के लिए वे स्वाभाविक रूप से उसे बहुत पसंद करते हैं और यहाँ तक कि कई लोग उनके हस्ताक्षर मांगने के लिए भी आते हैं। जी मिंगजियाओ और सु यूमो ने इस स्थिति को नहीं रोका। हालांकि कर्मचारियों के पास अभी भी अपनी चेतना है। अगर वे हस्ताक्षर करने के बारे में सोचते भी हैं तो वे एक एक करके सामने आते हैं और घेराबंदी के लिए एक साथ नहीं आते हैं। हुआन फेंग और कई सुरक्षा गार्डों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ का पीछा किया। सौभाग्य से ली बिंग्यून की यात्रा के बाद कुछ नहीं हुआ और ली बिंग्यून तियानजियाओ समूह से बहुत संतुष्ट है। आखिर यहाँ बहुत सारी महिला कर्मचारी हैं और माहौल भी बहुत अच्छा है। तियानजियाओ समूह के उत्पादों के बारे में जानने के बाद उसने एक निर्णय लिया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 341 लापरवाह महिलाएं। ली बिंग्यून अभी भी तियानजियाओ समूह के उत्पादों से बहुत संतुष्ट है। दरअसल यहाँ आने से पहले उन्होंने तियानजियाओ ग्रुप के उत्पादों की जांच की थी। अपने निरंतर जिम्मेदार रवैये के कारण वो ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं बोल सकती थी जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। इसलिए इस बार मैं तियानजियाओ समूह के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ आया हूँ। यात्रा के बाद मैंने पहले ही तियानजियाओ समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। हुआन फेंग को आश्चर्य हुआ। भाई वान को वास्तव में ली बिंग्यून के हस्ताक्षर मानने का अवसर मिला। ये देखकर कि उसे अपना हस्ताक्षर मिल गया, हुआन फेंग काफी अवाक रह गया। जब तक वो काम से छूटा हुआन फेंग ने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सु यूमो ने उसे रोक दिया। सु यूमो चाहती थी कि वो रात के खाने के लिए उसके साथ जाए। मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे लिए एक सुरक्षा प्रबंधक के रूप में ऐसे रात्रिभोज में भाग लेना उचित नहीं है। हुआन फेंग ने इस तरह के भोजन से इनकार कर दिया। वो हमेशा से इसमें बहुत रुचि नहीं रखता था। अकेले घर पर खाना पकाने जितना आरामदायक नहीं था। कुछ भी अनुचित नहीं है, सु यूमो ने कहा। इसके अलावा मैं आपसे रात्रि भोज के बाद मिस ली को वापस भेजने के लिए कहना चाहूंगी। जी मिंगजियाओ की तुलना में सु यूमो को हुआन फेंग के साथ बात करते समय विनम्र रहना होगा। हालांकि वो अभी भी एक ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में कार्यरत है। हुआन फेंग सहज महसूस करता है। हुआन फेंग अंततः उसके साथ गए। सौभाग्य से डिनर पार्टी में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सभी हुआन फेंग से परिचित हैं, जो हुआन फेंग को कम विवादित बनाता है। तियानजियाओ समूह में केवल सु यूमो, जी मिंगजियाओ और हुआन फेंग है,
जहां तक ली बिंगयून की बात है, वहां केवल वो और उसका सहायक ही है। जाहिर है यह एक निजी रात्रिभोज है और मेज पर भी कम मेहमान है। एकमात्र चीज जो हुआंग फैंग को थोड़ा असहज करती है वो ये है कि वो साइड पर एकमात्र है और बाकी महिलाएं हैं। हालांकि फायदा यह है कि कोई नहीं पीता, बस पीता है। ली बिंगयून तियानजियाओ समूह की व्यवस्था से बहुत संतुष्ट है। वो पहले भी कई भोजनों में हिस्सा ले चुकी है। हालांकि ज्यादातर समय वो चेहरे पर मुस्कुराती रहती है, लेकिन उसके दिल में ज्यादा खुशी के विचार नहीं होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर समय उसका सामना उन मध्यम आयु वर्ग के अमीर बिजनेसमैन से होता है जिनका पेट बड़ा होता है। वे उसकी आंखों में देखते हैं, भगवान, ये बहुत अनुकूल नहीं है। आज खाने का माहौल बहुत अच्छा है। आपको इसे पीने या इससे सख्ती से निपटने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस बारे में बात करते हैं उसमें लड़कियों की रुचि होती है। यदि आप विनम्र हैं तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि जो व्यक्ति उससे पहले ही हवाई अड्डे पर मिल चुका था वह भी वहां मौजूद था। दिन के दौरान वो पहले से ही जानती थी कि दूसरा पक्ष केवल तियानजियाओ समूह के सुरक्षा विभाग का प्रबंधक था, जबकि तियानजियाओ समूह के 2 मालिकों ने आज रात किसी और को नहीं लिया बल्कि उसे ले लिया, जिसने ली बिंगयून को आश्चर्यचकित कर दिया और उसे उत्सुक बना दिया। मुझे नहीं पता कि गौरव के 2 मालिक इस सुरक्षा प्रबंधक को इतना महत्व क्यों देते हैं। व्यस्त महिलाओं को बात करते हुए देखकर हुआन फैंग ऊब गया है। वो उन विषयों में शामिल नहीं हो सकते। निस्संदेह कोई भी उससे ऐसी अपेक्षा नहीं करता। मिस ली, मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। जी मिंगजियाओ ने पे उठाया और ली बिंगयून से कहा कि कई महिलाओं ने अंततः अपनी रुचि कपड़ों और मेकअप से हटकर व्यवसाय में बदल दी है। ली बिंगयूनशी और जी मिंगजियाओ ने हल्के से छुआ और कहा, वास्तव में आपकी कंपनी के वे सौंदर्य प्रसाधन जिनका मैंने उपयोग किया था पहले, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपनी कंपनी के उत्पादों के लिए जी मिंगजियाओ स्पष्ट रूप से आश्वस्त है। हालांकि वो यह नहीं कह सकती कि यह पूरी तरह से उसी उद्योग के उत्पादों से बेहतर है, लेकिन वो निश्चित रूप से बुरी नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी कंपनी बड़ी और बेहतर विकास करने में सक्षम होगी। आखिरकार आपकी चीजें अच्छी हैं और कई प्रतिभाएं हैं। ये बोलते हुए उसने विशेष रूप से हुआंग फैंग को भी देखा, जो भोजन से जूझ रहा था। उसके मुंह में प्रतिभा का कुछ मतलब लग रहा था। हुआंग फैंग ने बाद में सभी लोगों पर नजर डाली, कुछ बेवजह। थोड़ी देर बाद सु यूमो ने उससे धीरे से कहा, क्या आपके और मिस ली के बीच कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? नहीं। हुआंग फैंग थोड़ा भ्रमित है। उन्होंने आज ही ली बिंगयून से मुलाकात की। दोनों लोग लंबे समय से संपर्क में नहीं हैं। वे क्या गलत समझ सकते हैं? सु यूमो ने बस पूछा, लेकिन उन्होंने जांच जारी नहीं रखी। सौभाग्य से किसी भी पक्ष ने इस मुद्दे पर बात करना जारी नहीं रखा। रात के खाने के बाद होटल के बाहर सु यूमो और जी मिंगजियाओ ली बिंगयून को अलविदा कह रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ली बिंगयू के लिए इस बार किंगाओ आने के लिए अन्य चीजें भी हैं। तो आज रात सभी लोग अलग हो जाएंगे और कल ली बिंगयू सीधे अपना व्यवसाय करने जाएंगी। कम से कम थोड़े समय में दोनों पक्ष दोबारा नहीं मिलेंगे। हालांकि दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इस समय ये थोड़ा स्नेह का प्रदर्शन है। ली बिंगयू को ऐसे सट्टेबाज दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो बात कर सके। थोड़े ही समय में दोनों पक्षों के बीच मित्रता स्थापित हो गई है। इस समय ली बिंगयू को अभी भी विदाई में कुछ समस्याएं हैं। सु यूमो और जी मिंगजियाओ की भी यही भावना है। हालांकि आखिरकार उन्हें अभी भी अलग होने की जरूरत है। दोनों पक्षों द्वारा अपनी संपर्क जानकारी छोड़ने के बाद सु यूमो ने ली बिंगयू से कहा, बिंगयू, यहाँ आओ और कुछ समय खेलो। देर हो रही है। मैं मैनेजर हुआन से तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूंगा। जब समय हो तो अक्सर संपर्क करें। फिर उसने अपनी आंखों में देखा, हुआंग फैंग के पास खड़ी हो गई, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, और सिर हिलाया, तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगी। इसके बाद सभी लोग अलग हो गए। सु यूमो और जी मिंगजियाओ भी वापस चले गए। हुआंग फैंग ने ड्राइवर के रूप में काम करना जारी रखा। जहां तक बॉडीगार्ड की पहचान की बात है तो ऐसा लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। कार हमेशा की तरह शांत है। ली बिंगयू और हुआंग फैंग के बीच ज्यादा आम भाषा नहीं है। इसके अलावा वो खुद भी एक स्टार है। जब वो विपरीत लिंग के साथ संपर्क में आती है तो इस पर विशेष ध्यान देती है ताकि उसके साथ कोई गपशप न हो। आखिरकार यह उबाऊ दिन खत्म होने वाला है। होटल के दरवाजे पर खड़े होकर हुआंग फैंग ने ली बिंगयू और उनके सहायक को जाते हुए देखा। उन्होंने भावुक होकर कहा कि ली बिंगयू ने हुआंग फैंग को उसे ऊपर नहीं भेजने दिया क्योंकि उसे गलत समझे जाने का डर था। हालांकि होटल के दरवाजे पर वो हुआंग फैंग से अलग हो गया था। हुआंग फैंग को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह अच्छा है कि वो समय से पहले निकल सकता है। वैसे भी उसने यह नहीं सोचा कि दोनों पक्षों का क्या होगा, इसलिए उसे दया नहीं आई। हालांकि जब हुआंग फैंग गाड़ी चला रहा था तो उसे रियर व्यू मिरर के माध्यम से पिछली सीट पर एक मोबाइल फोन मिला। हुआंग फैंग ने इसे पहले देखा था, जो ली बिंगयू का था। जब उसने सु यूमो के साथ संपर्क जानकारी छोड़ी तो हुआंग फैंग ने इसे देखा। ये लापरवाह औरत, हुआंग फैंग बड़बड़ाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कार रोकी और एक दूसरे को अपना सेल फोन भेजने के लिए तैयार हुए। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 342 अपहरण। दूसरी ओर ली बिंगयू, जो अभी अभी अपने कमरे में लौटी थी, को अपना मोबाइल फोन खोया हुआ नहीं मिला। एक लंबे व्यस्त दिन के बाद उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। कुछ देर सोफे पर बैठने के बाद वो नहाने और आराम करने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो उठी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन है भाई? ली बिंगयून ने कुछ संदेह में पूछा। इस समय दरवाजे पर और कौन आएगा? और उसने सहायक को आराम करने के लिए जाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है। वेटर, इस कमरे के बाथरूम में कुछ गड़बड़ है, चलो अभ्यास करते हैं। बाहर एक तेज पुरुष आवाज थी, लेकिन ये थोड़ा अजीब था। हालांकि ली बिंगयून ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि उस आदमी को अंदर आने देने में बहुत देर हो चुकी है। जाहिर है वो अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती है, भले ही दूसरी पार्टी सिर्फ वेटर हो। अगर पापराजी ने इसे देखा तो वो अभी भी नहीं जानती कि कल के मनोरंजन समाचार के बारे में क्या कहना है। बस एक मिनट, मैं हमारे सहायक को बुलाऊंगा। ली बिंगयून ने यह नहीं सोचा कि बाहर के लोगों के साथ कुछ भी गलत था।
हालांकि वो अपने सहायक को बुलाने के लिए तैयार थी। सहायक के मौजूद रहने से कई चीजें सुलझ जाएंगी और वह संदेह से बच सकेगी। हालांकि जब ली बिंगयून अपने सहायक को कॉल करने जा रहे थे तो उन्होंने पाया कि उन्हें नहीं पता था कि उनका मोबाइल फोन कहाँ था और वो उसे नहीं मिला। क्या बात है, मैंने इसे पहले देखा था। मोबाइल फोन कहाँ है? ली बिंगयून अपना बैग पलटते रहे, लेकिन उन्हें अपना मोबाइल फोन नहीं मिला। दरवाजे पर दस्तक जारी रही और बाहर के लोग जल्दी में लग रहे थे। मिस, कृपया दरवाजा खोलें, हम मरम्मत के तुरंत बाद चले जाएंगे, हमें अन्य काम भी करना है। हो सकता है कि यह सुरक्षा गार्ड की कार पर गिरा हो। कमरे में ली बिंगयून को अपना मोबाइल फोन नहीं मिला, इसलिए उसे याद आया कि उसका मोबाइल फोन हुआंगफेंग कार पर गिरा होगा और बाहर दस्तक देना बहुत जरूरी है। ली बिंगयून के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे दरवाजा खोलने के लिए जाना होगा। उसके पास कोई सेल फोन नहीं है और वह किसी सहायक को कॉल नहीं कर सकता। संदेह से बचने के लिए वो तभी सहायक के कमरे में जा सकता है जब वेटर बाथरूम की मरम्मत कर रहा हो। किसी भी होटल में बाथरूम में समस्याएं होती है। ली बिंगयून असंतोष से बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने के लिए चले, लेकिन दरवाजा खोलने वाले ली बिंगयून थोड़ा स्तब्ध रह गए। बाहर दो लोग थे, वे सभी वेटर के वेश में थे। हालांकि दिखने में वे चीनी लोगों जैसे नहीं बल्कि पश्चिमी लोगों जैसे थे। आप कौन हैं? ली बिंगयून ने फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हुए सावधानी से पूछा। हालांकि उसने जल्द ही पाया कि उसकी गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरे पक्ष का दरवाजे पर निजी हाथ था और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के साथ तुलनीय नहीं थी, इसलिए चाहे वो कितना भी धक्का दे वो हिल नहीं सकती थी। मिस ली बिंगयू, हम वेटर हैं। उनमें से दरवाजे के नीचे अपना हाथ रखे हुए बड़े आदमी ने ली बिंगयू को देखकर मुस्कुराया और कहा, हालांकि उसका बड़ा शरीर वेटर जैसा नहीं दिखता है। कृपया बाहर जाएं, मेरा बाथरूम अस्थायी रूप से मरम्मत से बाहर है। ली बिंगयून, जिसके मन में कुछ बुरे अनुमान थे, ने इनकार कर दिया। हालांकि बाहर के दो लोग अभी भी ली बिंगयून को मुस्कुराते हुए देखते हैं और जाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं किसी को बुला लूंगा। सहायक का कमरा ली बिंगयू के बगल में है। हालांकि यहाँ कमरे का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव स्पष्ट रूप से अच्छा है। ली बिंगयून द्वारा की गई ध्वनि पास के सहायक को परेशान नहीं करती है। चूंकि मिस ली बिंगयून सहयोग करने के लिए बहुत अनिच्छुक है, तो खूबसूरत महिलाओं के प्रति असभ्य होने के लिए हमें दोष न दे। उसके बाद उसने ली बिंगयून को कमरे में धकेल दिया। ली बिंगयून को एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं है और चिल्लाना चाहता है। हालांकि उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से एक सफेद रुमाल निकाला और ली बिंगयून का मुंह ढक दिया। ली बिंगयू ने बार बार संघर्ष किया। हालांकि एक कमजोर महिला इस मजबूत पुरुष की प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है, इसलिए चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, कोई असर नहीं हुआ। ली बिंगयू का संघर्ष कमजोर होता गया। फिर कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आंखें घुमा ली और बेहोश हो गया। उस आदमी ने ली बिंगयून को अपनी बाहों में लेटे हुए देखा और कहा, और इस समय उसने जो कहा वो अब चीनी नहीं बल्कि अंग्रेजी था। ठीक है, यहाँ से चले जाओ और उनसे मिलो। दूसरे ने अपना वेटर कोट उतार दिया और कहा कि वह भी अंग्रेजी बोलता है। इतनी जल्दी क्या है? दुर्घटना क्या है? हालांकि ली बिंगयून को पकड़ने वाले बड़े आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, फिर भी उसने वेटर का कोट उतार दिया। फिर उन्हें कहीं से एक टोपी मिली और उन्होंने अपना चेहरा ढकने के लिए उसे अपने सिर पर रख लिया। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने ली बिंगयून को दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की। उन्हें पता था कि गलियारे में दो लोग निगरानी कर रहे हैं। जब वे चले तो उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। जहां तक ली बिंगयू की बात है, उनमें से एक ने उन्हें अपनी बाहों में पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी, लेकिन इससे संदेह पैदा नहीं होता। उन्होंने सोचा कि ली बिंगयून किसी को कॉल करने के लिए काफी स्मार्ट था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। हालांकि अगर कोई आता भी तो वे ली बिंगयून को ले जा सकते थे, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो यह बेहतर होगा और उनकी ऊर्जा बचाएगा। इस समय मूल सड़क से लौटे हुआंग फैंग को फ्रंट डेस्क से पता चला कि ली बिंगयून का कमरा ऊपर जाकर लापरवाह महिला को अपने हाथ और पैर देने जा रहा है। डिंग। जब लिफ्ट मंजिल पर पहुंची तो हुआंग फैंग ने अपना मोबाइल फोन लिया और फोन किया। हालांकि कोने पर वह आने वाले व्यक्ति से टकरा गया। क्षमा मांगना। हुआंग फैंग ने तुरंत माफी मांगी, क्योंकि वह बस अपने आसपास के कमरे के नंबर को देखने में व्यस्त था, इसलिए उसने विपरीत दिशा पर ध्यान नहीं दिया और इस बार वह मुख्य रूप से अपनी जिम्मेदारी के कारण एक दूसरे से टकरा गया। हालांकि वो आदमी कुछ नहीं बोला और सीधे चला गया। उसकी बाहों में अभी भी एक महिला थी। हालांकि महिला का सिर अंदर की ओर था, इसलिए हुआंग फैंग ने यह नहीं देखा कि महिला कैसी दिखती थी। इसके अलावा वो दूसरों की गर्लफ्रेंड को घूरकर नहीं देख सकता था। और उसके बगल में एक और व्यक्ति था। उन्होंने हुआंग फैंग को भी नजरअंदाज कर दिया। एक पंक्ति में 3 लोग लिफ्ट की ओर चले। हुआंग फैंग अभी लिफ्ट से बाहर आया था और लिफ्ट अभी तक नहीं गई थी। जब हुआंग फैंग ने उन्हें लिफ्ट पर चढ़ते देखा तो उसने महिला के कपड़ों को देखा और उसे परिचित महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ली बिंगयून का कमरा अभी भी ढूंढना बहुत आसान है। हुआंग फैंग को यह आसानी से मिल गया। वो दरवाजे तक पहुंचा और खटखटाया। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा बंद नहीं था। जैसे ही उसने हल्का सा खटखटाया तो दरवाजा खुल गया। हुआंग फैंगलिंग ने फिर कमरे में कहा, मिस ली बिंगयू, आपका मोबाइल फोन मेरी कार में खो गया है, मैं इसे देने के लिए यहाँ हूँ। चिल्लाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हुआंग फैंग बड़बड़ाया। शेल्फ काफी बड़ा था, इसमें कोई टीवी या स्नानघर नहीं था। उन्होंने जो कहा वह दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। 343 तुम बुरे लोग हो। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हुआंग फैंग के मन में ली बिंगयून के बारे में बहुत खराब धारणा थी और उनका रवैया भी बहुत बुरा था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, दूसरा पक्ष भी उनकी ही कंपनी का प्रवक्ता है। इसके अलावा वह सिर्फ मोबाइल फोन वापस करने आया था और भविष्य में दोनों के बीच कोई अन्य बातचीत नहीं होगी, इसलिए हुआंग फैंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मिस ली बिंगयून, मैं अपना मोबाइल फोन वापस करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई रास्ता नहीं है, दूसरा पक्ष नहीं आ सकता। हुआंग फैंग केवल खुद ही अंदर जा सकता है, या वह मूर्ख की तरह यहाँ खड़ा है। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हुआंग फैंग ने कहा, फिर मैं अंदर आया।
उसी समय हुआन फेंग ने दरवाजे को धक्का दिया और प्रवेश किया, लेकिन अंदर अभी भी कोई आवाज नहीं थी, जैसे किसी और की नहीं। जब हुआन फेंग ने दरवाजे को धक्का दिया तो उसने एक नजर में जमीन पर 2 वेटरों के कपड़े देखे। अब वो स्तब्ध रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। उसने जल्दी से पूरे कमरे की जांच की और ली बिंगयुन को नहीं देखा। हुआन फेंग जल्दी से अगले कमरे में गया और सहायक ली बिंगयुन का दरवाजा खटखटाया, जो जल्द ही खुल गया। क्या मिस ली बिंगयू आपके कमरे में है? हुआन फेंग ने उत्सुकता से पूछा। बर्फ का बादल? नहीं। फिर उसने हुआन फेंग की ओर सावधानी से देखा और कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं, मैं बिंगयुन के लिए क्या कर सकता हूँ? हुआन फेंग भी उस महिला से निपटने में बहुत आलसी है जो स्पष्ट रूप से अधिक सोचती है। उसे एहसास हुआ कि ली बिंगयुन के साथ दुर्घटना हो सकती है। सबसे पहले दूसरा पक्ष होटल लौट आया होगा। बेशक वह अपने सहायक को पीठ पर बैठाकर गुप्त रूप से भी बाहर जा सकती है। हालांकि उस स्थिति में दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा। कमरे में वेटर के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, इसलिए उसे खतरा हो सकता है। हुआन फेंग ने ली बिंगयुन की सहायक को अपने अनुमान के बारे में नहीं बताया ताकि उसे चिंता न हो। हुआन फेंग ने नहीं सोचा था कि यह कहानी का अंत था। ली बिंगयू के साथ वास्तव में एक दुर्घटना हुई थी, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि वो परेशान भी था। सच कहूं तो 12 बजे से पहले वो आज ली बिंगयुन का ड्राइवर और अंगरक्षक था, इसलिए जो मेरी भी जिम्मेदारी है। वैसे केवल वे 3 लोग। हुआन फेंग ने अचानक बुलाया और ली बिंगयू के सहायक को डरा दिया। हालांकि हुआन फेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे लिफ्ट की ओर भाग गया। क्या पागल आदमी है, मुझे नहीं पता कि कंपनी के सुरक्षा प्रबंधक के पद तक कैसे पहुंचा जाए। ली बिंगयू के सहायक ने हुआन फेंग की पीठ की ओर देखा और बड़बड़ाया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और आराम करने चला गया। यह महसूस करने के अलावा कि हुआन फेंग थोड़ा असामान्य था, उसने नहीं सोचा कि कुछ भी गलत था। हुआन फेंग लगातार लिफ्ट को दबा रहा है। इससे पहले उसने सोचा कि 3 लोग अजीब लग रहे थे। उस आदमी की बाहों में जो महिला थी वो उससे परिचित थी। हालांकि उसने एक दूसरे की शक्ल साफ तौर पर नहीं देखी थी, लेकिन वो उसके कपड़ों से परिचित थी, जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था। अब वह आना चाहता है। ली बिंगयू ने दोपहर में यही कपड़े पहने थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उनसे इतना परिचित हूँ। जब हुआन फेंग ने पहले ली बिंगयू के कमरे की स्थिति देखी तो उन्हें केवल यह संदेह हुआ कि ली बिंगयू के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी। हालांकि अभी यह निश्चित नहीं है, लेकिन अब ली बिंगयू की पहले देखी गई शक्ल के बारे में सोचते हुए उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई होश ही नहीं है। जब लिफ्ट ऊपर आए तो हुआन फेंग तेजी से सीढ़ियों से अंदर और नीचे जाने लगा। फिर जब वो लिफ्ट से बाहर निकला तो वो पूरे रास्ते भागता रहा। आखिरकार होटल के दरवाजे पर उसने अपने सामने 3 लोगों को देखा। हालांकि मैंने केवल बस में चढ़ने वाले अंतिम व्यक्ति का आंकड़ा देखा, उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। हुआन फेंग इतनी परवाह नहीं कर सकता और जल्दी से अपनी कार की ओर भागता है। हालांकि यह कार थोड़ी दूर है, इसीलिए वो दूसरी तरफ की तुलना में इतनी देर से बाहर आया और दूसरी तरफ की आकृति देख सका। हालांकि हुआन फेंग की दृष्टि अभी भी बहुत अच्छी है। बस एक नजर में उसने दूसरे पक्ष की कार का मॉडल और लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर लिया है। इसलिए हालांकि जब उसने शुरुआत की थी तो वो दूसरी पार्टी से कुछ दूरी से पिछड़ गया था, फिर भी वो दूसरी पार्टी को घूर भी सकता था। बेशक इसमें कुछ ट्रैफिक क्रेडिट भी है। जब वे लोग निकले तो वे ट्रैफिक जाम में थे। जब हुआन फेंग पहुंचे तो वो ज्यादा दूर नहीं गए, अन्यथा भले ही हुआन फेंग को दूसरे पक्ष का लाइसेंस प्लेट नंबर याद हो, वो उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। कौवे की चोंच, हुआन फेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि सुबह में वो अभी भी सोच रहा था कि क्या ली बिंगयू के साथ कोई दुर्घटना होगी। अप्रत्याशित रूप से शाम हो गई और सचमुच कुछ घटित हुआ। यदि आप इसे नहीं जानते तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। भले ही आपके पास ये कारें न हो, आप दूसरे पक्ष को खतरे में पड़ते नहीं देख सकते और उदासीन नहीं रह सकते। इस समय सामने वाली कार में 2 विदेशी जो नहीं जानते कि उन्हें हुआन फेंग ने घूरकर देखा है, शहर के बाहर की ओर गाड़ी चला रहे हैं और वहां अपने लोगों से मिलने के लिए तैयार है। इस समय ली बिंगयू एनिंग है। वो जाग गई। जागने के पहले सेकंड में उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन फिर वो पूरी तरह से जाग जाती है और अवचेतन रूप से चिल्लाती है, चिल्लाओ मत, अगर तुम टूटे हुए गले से गुर्राना भी कहोगे तो भी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ली बिंगयू के बगल वाले व्यक्ति ने कहा कि वो बहुत मजबूत था और उसके चेहरे पर गहरा निशान था, जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को और अधिक भयानक बना दिया था। इस समय ली बिंगयू ने भी आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। वो जानता था कि वो अब होटल में नहीं बल्कि ड्राइविंग कार में है। ऐसे में वो कितनी भी जोर से चिल्लाए कोई असर नहीं होता था। आप कौन हैं? ली बिंगयू ने पीले चेहरे के साथ कहा। इस समय कार के कोने में बैठकर घायल भेड़ की तरह अन्य 2 लोगों को देख रही थी। उनके व्यवहार से देखते हुए वे स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं हैं और उनकी ताकत एक दूसरे के साथ तुलना करने में पूरी तरह से असमर्थ है, इसलिए बचना मुश्किल है। तुम्हारे भाई का दोस्त, बगल वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने जो बड़े बड़े पीले दांत दिखाए वे अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे भाई का दोस्त? नहीं, तुम्हें मेरे भाई का दोस्त नहीं होना चाहिए। मेरे भाई के पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है और मेरे भाई का दोस्त मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ली बिंगयू ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्टारली काफी स्मार्ट है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको सच बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा आपके भाई के साथ झगड़ा है। अब आप अपने भाई को नहीं हटा सकते, बस उसकी प्यारी बहन को कुछ ब्याज लेने के लिए ले जाएं। तुम बुरे लोग हो, ली बिंगयू ने निश्चित रूप से कहा। हालांकि अपने अनुभव के बारे में सोचकर वो बहुत डरी हुई थी। आखिरकार वो 20 साल की एक छोटी लड़की थी। जब उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी तो वो बहुत डर गई होगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 344 कार्य। बुरे लोग। बगल के लोग स्तब्ध रह गए और फिर हंसे। हाँ, हम बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग, हाँ हाँ। ली बिंगयू का दिल और भी अधिक घबरा गया था, यहाँ तक कि हताश भी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें बाद में पता चलेगा। उसके बाद उस आदमी ने ली बिंगयू से बात करना बंद कर दिया। ली बिंगयू अधिक से अधिक व्याकुल है। वो मदद मांगना चाहती है, हालांकि वो अभी कार में है और उसका मोबाइल फोन आसपास नहीं है।
उसने बिल्कुल भी मदद नहीं मांगी है, वो केवल आशा ही कर सकती है। जब उसकी सहायक को पता चला कि वो लापता है तो वो पुलिस के पास गई। हालांकि फिर भी ली बिंगयून ने बहुत अधिक आशा करने की हिम्मत नहीं की। जब पुलिस खुद को ढूंढने निकलती है तो क्या पता इन लोगों ने खुद को मार लिया हो। इस समय सड़क पर बहुत से लोग और कारें हैं और दृष्टि की रेखा भी प्रभावित होती है। सामने वाली कार के साथ बने रहने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि किसी भी समय खोने के लिए भी कुछ न कुछ होता है। हालांकि हुआन फैंग ली बिंगयून के प्रशंसक नहीं है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत महिला को खतरे में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं, कभी कभी किसी महिला के लिए बहुत अधिक सुंदर होना परेशानी भरा होता है। उनके लिए मौत सबसे क्रूर चीज नहीं है। इसलिए हुआन फैंग को डर है कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी। भले ही वो दूसरे पक्ष को बचा सकता है, अगर दूसरे पक्ष का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी भरपाई करने का कोई रास्ता नहीं है, या दूसरे पक्ष के दिल में एक अमिट छाया भी छोड़ सकता है। सौभाग्य से हुआन फैंग की किस्मत अच्छी है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम नहीं हुई है। हुआन फैंग अभी भी नहीं खोया है, इसलिए वो हर समय एक दूसरे के साथ गाड़ी चलाते हैं, एक दूसरे के रूट को देखते हुए जाहिर तौर पर वो शहर छोड़ने वाले हैं। जब हुआन फैंग ने शहर से बाहर उसका पीछा किया तो उसका फोन बजा, लेकिन वो उसके समूह की नेता बाई जियाओरो थी। उसके लिए हुआन फैंग निश्चित रूप से उत्तर देगा। हेलो हुआन फैंग, आपके पास एक जरूरी काम है, आपको इसे अभी पूरा करना होगा। जैसे ही फोन कनेक्ट होता है, फोन के दूसरे छोर से बाई जियाओरो की आवाज आती है। स्वर सुनकर ऐसा लग रहा है कि वह थोड़ी चिंतित है। टीम लीडर, मेरा प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से नहीं हूँ। क्या मैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कार्य कर सकता हूँ? ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक कार्य है। हुआन फैंग ने कहा कि वह अब ली बिंगयून की कार का पीछा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दूसरा पक्ष अब बहुत खतरनाक है। जाहिर तौर पर उसके पास कार्य पूरा करने के लिए समय नहीं है। और क्या, बाई जियाओरो के शब्द स्पष्ट हैं। अगर वह अभी जाना चाहता है तो जाहिर है कि काम जरूरी है। यदि वह उठाता है तो वह ली बिंगयून की कार का पीछा करना जारी नहीं रख सकता है। निदेशक ने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होने के लिए आपके आवेदन को मंजूरी दे दी है। वह प्रमाण पत्र आपको किसी भी समय दिया जा सकता है। अब आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य हैं। बाई जियाओरो ने स्पष्ट रूप से हुआन फैंग को जाने नहीं दिया। और इस कार्य का स्थान जियांगजू शहर किंग प्रांत में है, इसलिए यह आपके लिए सबसे उपयुक्त कार्य है। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि बाई जियाओरो की कार्रवाई इतनी तेज होगी, और दोनों पक्षों को अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जियांगजू सम्राट से बहुत दूर नहीं है और वहां पहुंचने में आधा दिन लगेगा, उसकी दक्षता बहुत अधिक है। इससे हुआन फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। एक और वह ली बिंगयू को बचाना चाहता था, दूसरी ओर उसे बाई जियाओरो द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना था। टीम लीडर, आप देखिए, मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या आप अपना काम धीमा कर सकते हैं और मैं इसे कल पूरा करूंगा? हुआन फैंग ने कहा कि यदि समय को क्रमबद्ध किया जा सके तो समस्या हल हो जाएगी। नहीं, अब चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो, मुझे छुट्टी दीजिए। आपका काम लोगों को बचाना है। अगर आप 1 मिनट भी देर से जाएंगे तो दूसरी पार्टी और भी खतरनाक हो जाएगी। आपको इसे तुरंत लागू करना होगा। बाई जियाओरो ने हुआन फैंग की आशा को खत्म कर दिया। लोगों को बचाएं। मैं भी लोगों को बचाने गया था, जो वास्तव में एक संयोग है। आज रात इतने सारे लोगों को बचाने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? जब हुआन फैंग ने बाई जियाओरो के शब्दों को सुना तो वह थोड़ी देर के लिए चौंक गया और फिर उसने बात करना शुरू किया स्वयं को। हालांकि बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के साथ बात करना जारी रखने के लिए तैयार नहीं है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि उसने अभी क्या कहा है। वह बहुत चिंतित है। यदि वह आज शाही राजधानी में वापस नहीं गई लेकिन जियांगजू में है तो उसे इस कार्य के लिए हुआन फैंग की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हुआन फैंग अभी अभी संगठन में शामिल हुए हैं और लंबे समय से नहीं है। इस बार आप जिस व्यक्ति को बचाने जा रहे हैं वह बड़ी स्टार ली बिंगयून है। उसकी अन्य पहचान भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसे किसी ने ले लिया है। हालांकि उसके मोबाइल फोन में एक पोजिशनिंग सिस्टम है और अब यह दिखाता है कि वह शहर से बाहर जा रही है, इसलिए आपको दूसरे पक्ष को तुरंत बचाने की जरूरत है और आप उन गैंगस्टरों को उसका अपहरण नहीं करने दे सकते। बाई जियाओरो ने हुआन फैंग के साथ बहस करना जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे कार्य की सामग्री उन्हें जारी कर दी। बात बस इतनी है कि हुआन फैंग उसकी बातों से इतना स्तब्ध रह गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके सामने वाली कार पलट गई है। फिर वो उठा और जल्दी से पुष्टि की, क्या आप निश्चित हैं कि ली बिंगयू, खूबसूरत डेमिंग स्टार जो कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी, को बचाना मेरा काम है? ली बिंगयू, यह उसकी है। बाई जियाओरो ने सकारात्मक रूप से कहा, आप बात करते रहें और मैं आपको उसकी वास्तविक समय स्थान की जानकारी यहाँ बताऊंगा। अगर यह वो है तो यह आवश्यक नहीं है, हुआंग ने कहा, क्योंकि मैं उसके पीछे गाड़ी चला रहा हूँ। जहां तक उसके मोबाइल फोन की बात है, वो अब मेरी कार में है, उसके पास नहीं। क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो? इस बार बाई जियाओरो की बारी है। उसने इसके बारे में नहीं सोचा। हुआन फैंग पहले ही अनुसरण कर चुके हैं। फिर उसने हुआन फैंग के शब्दों के बारे में सोचा। आपने अभी कहा, आपको कुछ करना है, आपको लोगों को बचाने के लिए जाना होगा, आप बस उसे बचाना चाहते हैं। अच्छा, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने बाई जियाओरो को बताया कि आज शाम को क्या हुआ। मैं अब एक दूसरे का अनुसरण कर रहा हूँ। हालांकि मैं जल्द ही शहर छोड़ने जा रहा हूँ। शहर में दूसरा पक्ष मुझे नहीं ढूंढता। हालांकि जब मैं शहर छोड़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ छिपने के लिए। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से मुझे ढूंढ लेगा, हुआन फैंग ने कहा। आपको पीछा करते रहना चाहिए और अगर मौका मिले तो दूसरे पक्ष को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। आप जो सामना कर रहे हैं वो सामान्य गैंगस्टर नहीं है, बल्कि अनुभवी विदेशी भाड़े के सैनिक हैं। उनमें से प्रत्येक के पास एक अच्छा कौशल है। अगर वहां है, लोगों को बचाने का कोई मौका नहीं है। वे दूसरी पार्टी के बहुत पीछे चले गए। समर्थन करने वाले लोग रास्ते में हैं, बाई जियाओरो ने कहा।
अच्छा ऐसा है। हुआंग फेंगिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन दो चीजों के बारे में उन्होंने सोचा था वे एक जैसी होंगी, लेकिन फिर वो भ्रमित हो गए। ली बिंगयू ने एक बड़े स्टार है, हाँ, लेकिन वो आम लोगों के बीच मशहूर है। अगर कुछ गलत होता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को कैसे परेशान कर सकती है, ये स्पष्ट रूप से थोड़ा अनुचित है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 345 पहचान पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का अस्तित्व किस प्रकार का है? हालांकि हुआंग फेंग ने इसे पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन वो शायद इसे जानता है। वे जो कर रहे हैं वो उन समस्याओं को हल करना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, जैसे कि ली बिंगयू का अपहरण। अधिक से अधिक ये सिर्फ पुलिस स्टेशन है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की शक्ति का उपयोग करने के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा ली बिंगयून सिर्फ एक बड़े स्टार है, हालांकि वो प्रसिद्ध है और कई युवाओं द्वारा पसंद की जाती है। बात बस इतनी ही है, विदेशी भाड़े के सैनिक उसे कैसे पकड़ सकते हैं? इससे हुआंग फेंग भी भ्रमित हो गया। उसी समय हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो से उनके संदेह के बारे में पूछा। सौभाग्य से हुआंग फेंग अब राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का एक परिधीय सदस्य है और वो इस कार्य को अंजाम दे रहा है, इसलिए उसे वास्तव में जानने का अधिकार है, और बाई जियाओरो ने उससे यह नहीं छिपाया है। बाई जियाओरो के कथन के माध्यम से हुआंग फेंग को यह भी पता है कि ली बिंगयू, जो एक साधारण सितारा प्रतीत होता है, की एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ली बिंगयू ने एक सैन्य परिवार से आते थे। उनके दादा, पिता और भाई सभी सैनिक हैं। उनके दादा रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सैन्य जगत में उनका अभी भी बहुत प्रभाव है। उनके पिता एक प्रसिद्ध युवा समूह है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में उनके कंधे पर एक से अधिक सितारे हो सकते हैं और उनकी स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन इस बार ली बिंगयून का अपहरण कर लिया गया, लेकिन यह उसके भाई से संबंधित है। उसका भाई एक विशेष बल का कप्तान है। इससे पहले उसका उस भाड़े के सैनिक से झगड़ा हुआ था जिसने ली बिंगयून का अपहरण कर लिया था। इसके अलावा एक से अधिक बार दूसरे पक्ष को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब उसने अंततः बदला लेने के लिए ली बिंगयून का अपहरण करने के लिए चीन में प्रवेश किया। जब उन्होंने ली बिंगयू की पृष्ठभूमि सुनी तो हुआंग फेंग भी आश्चर्यचकित रह गए। आम लोगों को खबर नहीं पता चली। ली बिंगयू के प्रशंसक भाई वांग की बेटी की तरह बस यही सोचते थे कि ली बिंगयू का जन्म बिना किसी पृष्ठभूमि के एक साधारण परिवार में हुआ था। हालांकि हुआंग फेंग इसके बारे में सोचकर आश्चर्यचकित नहीं है। हालांकि ली बिंगयू की शुरुआत को ज्यादा समय नहीं हुआ है, कई साल हो गए हैं, लेकिन कभी कोई घोटाला नहीं हुआ या इसके बारे में कभी नहीं सुना गया। कौन उसे ऐसी फिल्म बनाने के लिए डरा रहा है जो उसे पसंद नहीं है? इसके अलावा उसके संसाधन काफी अच्छे रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि सामान्य है। हुआंग फेंग ने इसे गलत समझा। चूंकि ली बिंगयू ने इस सड़क पर जाने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने अपने परिवार को ज्यादा मदद नहीं करने दी। वो अपने दम पर जीविकोपार्जन करना चाहती थी। इसलिए मनोरंजन जगत में बहुत से लोग नहीं थे जो उसकी पृष्ठभूमि को जानते हो, या बहुत कम लोग थे। उसके संसाधन इतने अच्छे थे जिन्हें उसने प्राप्त करने का प्रयास किया। और वो आमतौर पर शराब के साथ जाती है और रात्रि भोज में भाग लेती है जैसा कि आम सितारे करते हैं। हालांकि उसे परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही उन्हें इस संबंध में मदद करती है और कोई नकारात्मक खबर नहीं होगी, क्योंकि उस स्थिति में भले ही वो यह न कहें, उनका परिवार अपनी बेटी के कलंक को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए आज ली बिंगयून के अधिकांश प्रयास उनके स्वयं के प्रयासों का परिणाम है। इसके अलावा उसने अपने परिवार से लोगों को अपने पास भेजने के लिए नहीं कहा। वे सभी अंगरक्षक उसे स्वयं मिले थे, इसलिए उसकी ताकत सामान्य है। नहीं तो आज उसका अपहरण नहीं होगा। जाहिर है ली बिंगयून को इस समय कुछ पछतावा हो सकता है। उन भाड़े के सैनिकों के लिए ली बिंगयून की पहचान की जांच करना बहुत मुश्किल नहीं है। वे अब उसके भाई से लड़ने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने पहले ली बिंगयू का अपहरण कर लिया। और बाई जियाओरो जान सकती है कि ली बिंगयू का अपहरण किया गया था या ली बिंगयू के सहायक के कारण। हुआंग फेंग के चले जाने के बाद उस सहायक ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे गलत लगा, और जितना अधिक वो असहज होकर ली बिंगयू के कमरे में गई, उतना ही अधिक उसे पता चला कि ली बिंगयू गायब थी। ली बिंगयू के सहायक उन कुछ लोगों में से एक है जो ली बिंगयू की पहचान जानते हैं। इसलिए इस स्थिति का पता चलने के बाद उसने पहली बार पुलिस को फोन नहीं किया। इसके बजाय उसने ली बिंगयू के परिवार, अपने भाई को फोन किया और फिर पुलिस को बुलाया। ली बिंगयून का भाई अभी जियांगजू में नहीं है, इसलिए वो बहुत चिंतित होने पर भी तुरंत जियांगजू के लिए उड़ान नहीं भर सकता। इसी समय उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का ख्याल आया। बेशक वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लिए नए नहीं है, यहाँ तक कि निर्देशक रोंग निंग के साथ भी उनकी कुछ दोस्ती है। फिर वो रोंग निंग को फोन करके पूछता है कि क्या जियांगजू में ब्यूरो से कोई लोग हैं। वो अब भी ब्यूरो के लोगों पर विश्वास करते हैं। इस समय रोंगनिंग ने पहली बार हुआंग फेंग के बारे में सोचा, इसलिए नहीं कि हुआंग फेंग पर उनका गहरा प्रभाव था, बल्कि इसलिए कि दिन के समय बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग को राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होने के लिए आवेदन करने में मदद की थी, और इस दिन वहां था केवल एक आवेदन, उसे निश्चित रूप से याद था। इसके अलावा बाई जियाओ की रिपोर्ट में हुआंग फेंग के पास कौशल है और वो जियांगजू में है, इसलिए उसने जल्दी में बाई जियाओ से संपर्क किया और उसे हुआंग फेंग को कार्य जारी करने के लिए कहा। तो अगली बात यह है, आखिरकार हुआंग फेंग को पूरी कहानी पता चल गई और उसे ये काम इतनी जल्दी क्यों मिल गया। ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान बनने का एक अच्छा इनाम है। हुआंग फेंग ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि अगर उसे पता चला कि ली बिंगयू का अपहरण कर लिया गया है, तो अगर उसे दोबारा इस आदमी का काम मिला तो वो अंधा हो जाएगा। आखिरकार ली बिंगयून जिस मोबाइल फोन का पता लगा सकता है वो अभी भी उसकी अपनी कार में है, इसलिए वो दूसरे आदमी को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता है। उसका पहला कार्य अवश्य ही विफल हो गया होगा। साथ ही निर्देशक और बाई जियाओरो का प्रभाव अच्छा नहीं है। हो सकता है कि ली परिवार के लोग खुद से नाराज हों, जो वास्तव में दुखद होगा। ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस समय उसके सामने वाला ड्राइवर शहर छोड़ चुका है। इस समय सड़क बहुत खाली है, इसलिए ज्यादा गाड़ियां नहीं है। एक विशिष्ट भाड़े के सैनिक के रूप में अभी भी कुछ सतर्कता है, खासकर जब वो अपना कार्य कर रहा हो।
पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही है। उसने कसम खाई उससे छुटकारा पाओ। और उनके बगल में मौजूद ली बिंगयून ने भी कुछ आश्चर्य के साथ पीछे देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो जानती थी कि वो बच गई है। इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ली बिंगयू के बगल वाले भाड़े के सैनिक ने भी ली बिंगयू के चेहरे पर खुशी का रंग देखा और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, कौन कहता है कि कोई नहीं? मेरा भाई ये कर सकता है। ली बिंगयून ने कहा कि उसका भाई बचपन से ही उसका आदर्श रहा है और उसने हमेशा उसकी रक्षा की है। इस बार यदि यह उसके स्वेच्छाचारी लोगों के लिए नहीं होता जो उसके भाई द्वारा नहीं भेजा जाना चाहते, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। वह हम धीरे धीरे उसके साथ हिसाब बराबर कर लेंगे, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है ली बिंगयून के भाई पर उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। लगता है उसने मुझे ढूंढ लिया है, पीछे हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से कहा, क्योंकि उसने देखा कि सामने वाला वाहन तेज हो रहा था। उसके साथ रहो, बाई जियाओरो ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 346 रोल होगा। अच्छा ऐसा है, हुआंग फेंगिन ने कहा कि जब उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा तो उसने उसे पकड़ लिया। नहीं, इस स्थिति के अनुसार वो आदमी हर समय हमारा पीछा करेगा और उसके पास यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए पर्याप्त समय है। आगे चल रहे भाड़े के सैनिक ने अपना रिव्यू मिरर खोला और कहा, यह अपेक्षाकृत खुली सड़क है, इसलिए हुआंग फेंग से पूरी तरह छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। एक अच्छा दृश्य हुआंग फेंग को खो जाने की चिंता किए बिना दूर तक उनका पीछा करने पर मजबूर कर सकता है। यह मेरे भाई का आदमी होना चाहिए, बस गिरफ्तार होने की प्रतीक्षा करे। हालांकि दूसरा पक्ष अंग्रेजी बोलता है, लेकिन ये ली बिंगयू को दूसरे पक्ष के शब्दों को समझने से नहीं रोकता है। उसकी अंग्रेजी अभी भी अच्छी है। चुप रहो। ली बिंगयू के बगल वाला भाड़े का सैनिक ईगल जैसी आंखों से ली बिंगयू को घूरता है, जिससे वो अवाक रह जाती है। इस समय उसे याद आता है कि उसके बगल वाला कोई अच्छा इंसान नहीं है। यदि उन्हें वास्तव में उकसाया गया तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। समझने की कोशिश करने के बाद ली बिंगयू काफी ईमानदार रही है, लेकिन उनका दिल पहले जैसा डरा हुआ और असहाय नहीं है। कम से कम उसके गायब होने के बारे में तो किसी को पता होना चाहिए। बस यह नहीं पता कि निम्नलिखित लोग कौन है। क्या यह उसका भाई है, जैसा उसने सोचा था? हालांकि वो वास्तव में बनना चाहती थी, लेकिन कारण ने उसे बताया, नहीं, उसका भाई जियांगजू में नहीं है। वो कौन होगा? ली बिंगयून ने इसके बारे में सोचा, लेकिन यह नहीं पता था कि उनका अनुसरण कौन करेगा। मारो उसे। जब ली बिंगयून अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे, तो उसके बगल में भाड़े के सैनिक ने ठंडे स्वर में सामने वाले ड्राइवर से कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ली बिंगयून कुछ देर के लिए डरना भूल गए और जोर से चिल्लाने लगे। यदि पीछे वाला व्यक्ति टक्कर से मारा जाता है तो उसके बचने की संभावना कम होती है, अर्थात वो अंततः बच जाती है। फिर यदि दूसरा व्यक्ति खुद को बचाने के कारण मर जाता है तो चाहे दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, ली बिंगयू को दोषी महसूस होगा। वो अपनी वजह से किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती। हालांकि उसके शब्द स्पष्ट रूप से बेकार है। अगर उसने धमकी ही न दी होती तो पास के भाड़े के सिपाही ने उसकी बोलती बंद कर दी होती। और आगे चल रहा भाड़े का सैनिक ली बिंगयून के शब्दों के कारण हुआंग फेंग को मारने का विचार नहीं छोड़ेगा। फिर ली बिंगयून की हताश आंखों में जिस कार में वो बैठी थी वो अचानक धीमी हो गई और हुआंग फेंग, जो उसके बिल्कुल पीछे था, को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे के करीब आने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। छूना इससे पहले कि हुआंग फेंग प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि कार ने अचानक उसे बगल में टक्कर मार दी और सीधे उसकी कार से टकरा गई। हुआंग फेंग, जिसके पास बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, अचानक मारा गया। क्या बात। फोन के दूसरी ओर बाई जियाओरो ने स्पष्ट रूप से फोन के माध्यम से यह शोर सुना। वे मेरी कार को मार रहे हैं। हुआंग फेंग स्टीयरिंग व्हील को स्थिर करने की कोशिश करता है और वापस लौट आता है। दूसरा पक्ष उसे भागने का मौका नहीं देता। हालांकि हुआंग फेंग गाड़ी चला सकते हैं और उन्होंने कई वर्षों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर रखा है, लेकिन उनका ड्राइविंग कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है। जब वो गाड़ी चलाता है तो वो इससे काम चला सकता है। हालांकि उनके पास मौजूदा हालात से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग सड़क दुर्घटना खेलने के बजाय जमीन पर खड़े होकर एक दूसरे से लड़ना पसंद करेंगे। आखिरकार उसके कौशल की तुलना में उसका ड्राइविंग कौशल खराब है। स्थिर रहें और इससे बचने का प्रयास करें। बाई जियाओरो ने कहा कि हालांकि वो नहीं जानती थी कि हुआंग फेंग का ड्राइविंग कौशल कैसा था, वो जानती थी कि हुआंग फेंग शोर से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो की बातें सुनी तो उनके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अब इससे बचना चाहता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उन्हें यह मौका देने से ही इनकार कर दिया। दूसरा पक्ष उस सिंह के समान था जो शिकार को काटता था और छोड़ता ही नहीं था। कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग रुकने वाला है। वो दूसरे पक्ष को इस तरह परेशान नहीं करना चाहता। यदि वो अपने कौशल से दूसरे पक्ष को परेशान करता है तो यह मौत की तलाश करने से अलग नहीं है। हालांकि इस समय वो सड़क के किनारे पर पहुंच गया है। जब वो रुकना चाहता है तभी दूसरा पक्ष उस पर निर्मम हमला कर देता है। वो सीधे अपनी कार को जमीन से टकराता है और रेली पर पलट जाता है। खांसी। कार तब तक नहीं रुकी जब तक वो हवा में 2 बार पलट नहीं गई। हालांकि यह ऊपर नीचे होता रहा। हुआंग फेंग की बांह पर कुछ चोटें आईं और उनके माथे पर खून बह रहा था। उन्हें पहले भी कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें इतनी गंभीर चोटें नहीं आई। आज अप्रत्याशित रूप से उसे कार ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से हुआंग फेंग को घातक चोट नहीं लगी। कई बार खांसने के बाद उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हुआंग फेंग, आप कैसे हैं? हुआंग फेंग का मोबाइल फोन जाहिर तौर पर अच्छी गुणवत्ता का है, ऐसे में इसे तोड़ा नहीं गया है। खांसी। मैं ठीक हूँ, मैं पलट गया हूँ, कोई बात नहीं। बाई जियाओरो ने पहले तो राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। अब हुआंग फेंग की कार चली गई है। वो उन लोगों के साथ कैसे रह सकती है? पहले कार की तलाश करें। यदि आप कार ढूंढ सकते हैं तो एक दूसरे के साथ बने रहें, बाई जियाओरो ने कहा। हालांकि उसने अपने दिल में बहुत आशा नहीं जगाई। अगर उसे यह मिल भी गया तो वह नहीं जानती थी कि यह कब मिलेगा और उसे फिर से गिराए जाने का खतरा था।
यदि आप नहीं कर सकते तो खड़े रहें और पुलिस जल्द ही वहां पहुंच जाएगी। हालांकि बाई ने कहा कि उसे पुलिस पर बहुत कम भरोसा था, जो जानता था कि वे कब आएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास उनसे संपर्क करने का एक तरीका है। हालांकि अब फोन कॉल करना आसान नहीं है, मुझे ये करने दो। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्होंने पहले ही फोन रख दिया है। हुआंग फैंग की पद्धति स्वाभाविक रूप से उस केप पर निर्भर करती है जो उसे अभी मिला है। केप के साथ वो हवा में उड़ सकता है। हालांकि फोन कॉल करना अब सुविधाजनक नहीं है। उड़ान के दौरान बहुत तेज हवा चलेगी। हुआंग फैंग नहीं चाहते कि बाई जियाओरो देखे कि क्या हो रहा है। दूसरी ओर से बाई जियाओरो ने फोन पर कुछ कॉल की और देखा कि हुआंग फैंग ने वास्तव में फोन काट दिया और दोबारा फोन नहीं किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि हुआंग फैंग ने क्या कहा। मुझे लगता है कि उसमें कई रहस्यमय जगहें हैं, शायद कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानती। अब बाई जियाओरो केवल हुआंग फैंग के लिए आशा कर सकती है। जो लोग उनका समर्थन करते हैं वे अभी भी हुआंग फैंग से कोसों दूर हैं। यदि हुआंग फैंग दूसरा पक्ष हार जाता है तो उसके पीछे के लोग भी उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। वो पलट गया। सामने चल रहे भाड़े के सैनिक ने हुआंग फैंग की कार को उड़ते हुए देखा। उसने कुछ सहजता से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग का कार कौशल इतना स्वादिष्ट होगा। उसने हुआंग फैंग को हल्के से मारा और उड़ गया। उसने कर लिया, उस आदमी ने जोड़ा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 347 जुड़ता है। ली बिंगयू का चेहरा सफेद था। उसने ये भी देखा कि पीछे क्या हुआ। ऐसे में भले ही कार में सवार लोगों की मौत नहीं हुई हो, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल जरूर हुए होंगे। जाहिर है उनके साथ टिके रहना नामुमकिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचाए जाने की उम्मीद फिर खत्म हो गई है। हालांकि इस समय ली बिंगयून अपनी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं है और कार के पीछे बैठे लोगों के बारे में भी चिंतित है। आखिरकार दूसरा पक्ष इस स्थिति का सामना करेगा क्योंकि वे खुद को बचाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष की पहचान क्या है, वह आभारी और दोषी है। मुझे आशा है कि आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। ली बिंगयून ने उस आदमी के लिए प्रार्थना की जो नहीं जानता था कि वह कौन है। बेशक हुआंग फैंग ठीक है। हालांकि उन्हें काफी चोटें आई हैं, लेकिन इससे उनके कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा उसके शरीर में आंतरिक शक्ति भी होती है। यद्यपि सक्रिय ऑपरेशन के बिना प्रभाव स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसके कुछ उपचार प्रभाव हो सकते हैं। इस समय हुआंग फैंग ने उड़ने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया है। हालांकि यहाँ चारों ओर स्ट्रीट लाइटें हैं, आखिरकार लाइटें धीमी हैं और सड़क के किनारे कुछ स्थानों पर रोशनी नहीं है। हुआंग फैंग को उड़ने के लिए एक अंधेरी जगह मिल गई। आखिरी टेस्ट में हुआंग फैंग को नहीं पता था कि लबादा उन्हें कितना ऊंचा बना सकता है, इसलिए इस बार उसने यथासंभव ऊंचा उड़ने का प्रयास किया। जल्द ही हुआंग फैंग को पता चला कि उसके खुद के उत्थान की कोई सीमा नहीं है। लगातार बढ़ोतरी में सड़क पर गाड़ियां उसकी नजर में छोटी होती जा रही थी। क्या ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है? हुआंग फैंग के मन में कुछ संदेह हैं, लेकिन अब जाहिर तौर पर उनके पास प्रयोग जारी रखने का समय नहीं है। वह अपने शरीर को एक निश्चित ऊंचाई पर नियंत्रित करता है, जिसकी तस्वीर सड़क पर लगे कैमरों द्वारा नहीं खींची जाएगी या किसी रडार द्वारा नहीं पकड़ी जाएगी। इसे यूएफओ के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद हुआंग फैंग अपने शरीर को नियंत्रित करता है और तेजी से आगे उड़ता है। उसकी गति बढ़ती जा रही है और हवा उसके कानों के चारों ओर घूम रही है। उसके कपड़े हवा से शिकार कर रहे हैं। चलो जल्दी। हुआंग फैंग जमीन छोड़ने और तेजी से उड़ने की भावना का आनंद ले रहे हैं, जिसे उन्होंने जमीन पर कभी महसूस नहीं किया। हुआंग फैंग की गति तेज और तेज है। हालांकि कोई विशिष्ट डेटा नहीं है। उसकी गति उसके नीचे 1 किलोमीटर पर चल रही कार की गति से तेज है और उसकी गति अभी भी बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से एक लड़ाकू है। हुआंग फैंग ने अफसोस जताया कि लबादे ने न केवल उसे तेज बनाया, बल्कि उसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी। ये सचमुच एक हवाई जहाज जैसा था, हालांकि यह उड़ान की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र था। हालांकि हुआंग फैंग ने यह भी पाया कि उसके शरीर में ऊर्जा की लगातार खपत होती थी। इसके अलावा उड़ान की गति जितनी तेज थी उतनी ही तेजी से ऊर्जा की खपत हुई, जिसने हुआंग फैंग को भी प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें बिना किसी सीमा के तेजी जारी रखने की हिम्मत नहीं दी। बेशक हुआंग फैंग की आंतरिक शक्ति और जादू एक ही समय में ठीक हो रहे हैं, जिससे हवा में उनके उड़ने का समय भी बढ़ सकता है। हुआंग फैंग सड़क पर उड़ता है। सड़क की खोज करने के बाद उसे वह कार मिल गई जिसने ली बिंगयून का अपहरण कर लिया था। फिर वह अपनी गति को नियंत्रित करता है और दूसरी तरफ लगातार चलता रहता है। स्वाभाविक रूप से जमीन पर कार में सवार 3 लोगों को नहीं पता कि कोई आसमान में उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार यह आश्चर्यजनक है। वे सड़क से बाहर हैं। हुआंग फैंग ने देखा कि जमीन पर कार सड़क छोड़ चुकी थी और अब अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। यदि इसकी चमकदार रोशनी नहीं होती तो हुआंग फैंग निश्चित नहीं हो पाता कि यह कहाँ है। कुछ और समय के बाद हुआंग फैंग ने पाया कि दूसरा पक्ष एक झील के पास रुका था, जहां एक लकड़ी का घर था और उसे नहीं पता था कि इसे किसने बनाया था। हुआंग फैंग आसपास के वातावरण को देखता है। झील को छोड़कर चारों ओर घने जंगल हैं। इस अंधेरे माहौल में छिपना सबसे आसान ऐसी जगह है। हुआंग फैंग अपने शरीर को नियंत्रित करता है, हवा में तैरता है और उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ कोई निगरानी नहीं होगी, इसलिए हुआंग फैंग को पाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब हुआंग फैंग ने पाया कि कार से 3 लोग नीचे आ रहे थे। ये 2 पुरुष वे 2 लोग थे जिन्हें उसने पहले होटल में देखा था, और आखिरी महिला जो बाहर आई थी वह ली बिंगयून थी। इस समय ली बिंगयून को होश आ गया था और वह दूसरे पक्ष के दबाव में लकड़ी के घर की ओर चल दिया। ये वास्तव में वो है। हुआंग फैंग ने अब ली बिंगयून को पूरी तरह से पहचान लिया है। 3 लोगों को लकड़ी के घर में प्रवेश करते देख हुआंग फैंग धीरे से लकड़ी के घर के पास गिर जाता है और ध्यान से अंदर झांकता है। वे अभी तक नहीं आए हैं, भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। हालांकि दूसरा पक्ष अंग्रेजी बोलता था और हुआंग फैंग की अंग्रेजी केवल स्तर 4 थी, स्तर 6 भी नहीं, इसलिए वह अंदर के लोगों की बातचीत को समझ नहीं सका। हालांकि ली बिंगयू स्पष्ट रूप से इसे समझ सकते थे। शायद उनका व्यवसाय खत्म नहीं हुआ है, एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा।
जरा ठहरिए, पूर्व भाड़े के सैनिक ने कहा। ओह, यहाँ का वातावरण भयानक है, लानत है मच्छरों। यहाँ चारों ओर पेड़ और घास फूस है और कई प्रकार के मच्छर हैं, खासकर गर्मियों की शाम में। हालांकि इन लोगों ने हर तरह के वातावरण का अनुभव किया है, यहाँ तक कि इससे भी बदतर, इसलिए वो व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है। वे अभी भी यह कड़वा खा सकते हैं। दो भाड़े के सैनिक वहां बैठे हैं जबकि ली बिंगयुन कोने में बैठे हैं। हालांकि अब तक उनमें से किसी ने भी उसके साथ बहुत कुछ नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा पक्ष एक अच्छा व्यक्ति है और खुद को जाने देगा। इसके विपरीत दूसरे पक्ष ने अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है। एक बार जब उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो मैं उपयोग का मूल्य खो दूंगा, इसलिए स्वयं के लिए प्रतीक्षा करना दुख का भाग्य है। और उनके उद्देश्य का अनुमान लगाना भी बहुत अच्छा है। यह उनका भाई होना चाहिए। इसलिए ली बिंगयू न केवल अपने भाग्य को लेकर चिंतित है, बल्कि अपने भाई की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। उसे उम्मीद है कि उसका भाई खुद को बचा सकता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि वो आए। ये अपहरणकर्ता तैयार है। अगर उनका भाई आ गया तो बहुत अच्छा डेंजरस होगा। हुआन फैंग कुछ देर से लकड़ी के घर के बाहर इंतजार कर रहा है। उन्होंने स्थिति की पुष्टि की है। अब तक उनमें से केवल 2 हैं। उन्हें यकीन नहीं है कि अन्य लोग भी आएंगे या नहीं। हालांकि उसे अभी भी जल्दी शुरुआत करने की जरूरत है। जब हुआंग फैंग शुरू होने ही वाला था, दो भाड़े के सैनिकों में से एक अचानक बाहर आया, या तो पेशाब करने के लिए या ये देखने के लिए कि उसके दोस्त आए हैं या नहीं। हुआंग फैंग ने एक चाल चली, फिर अपने कदम रोक दिए और दूसरे पक्ष के पूरी तरह से बाहर आने का इंतजार किया। और जो भाड़े का सैनिक बाहर आया उसने स्पष्ट रूप से यहाँ किसी खतरे के बारे में नहीं सोचा था। उनकी राय में निम्नलिखित वाहनों को छोड़ने के बाद से वे खतरे से बाहर है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 348 समाधान 1। हुआंग फैंग ने भाड़े के सैनिक को देखा जो उससे बहुत दूर नहीं था, उसकी ओर पीट कर ली और हल्के से चल दिया। इस समय उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था और उनका जादुई कौशल पवन ब्लेड था। हुआन फैंग आमतौर पर पवन ब्लेड कौशल का बहुत उपयोग करता है। इस कौशल के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा यह है कि एक बार जब हवा का झोंका प्रतिद्वंद्वी के गले को काट देता है तो इसका वही प्रभाव होगा जो तेज चाकू से गला काटने पर होता है। ये बहुत विनाशकारी है। बेशक इसके नुकसान भी हैं, यानी दिशा को नियंत्रित करने में ये कौशल अच्छा नहीं है। ये ठीक है अगर दूसरा पक्ष स्थिर खड़ा है और लक्ष्य पर गोली चला रहा है। हालांकि यदि भीषण लड़ाई में दूसरे पक्ष का शरीर लगातार हिल रहा है तो ये भाग्य पर निर्भर करता है कि ब्लेड कहाँ कटता है। हुआन फैंग खुद पर नियंत्रण नहीं रखते। वर्तमान स्थिति में विंड ब्लेड का उपयोग करना सबसे अच्छा है, क्योंकि दूसरा पक्ष उसके सामने खड़ा है और पेशाब कर रहा है। जाहिर है इस अवधि के दौरान वो इधर उधर नहीं जाएगा और दूसरे पक्ष को यह नहीं मिला है। हुआन फैंग उसके पीछे है। मंत्र के अंत में हुआंग फैंग दूसरे पक्ष के करीब है, लेकिन वह दूसरे पक्ष की लापरवाही को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकता। हुआंग फैंग कब उसके करीब है उसे पता नहीं चलता। आपको पता होना चाहिए कि जब हुआंग फैंग के पास आंतरिक शक्ति होती है तो उसके चलने के कदम बहुत हल्के होते हैं। यदि वह इसे विशेष रूप से नहीं सुनता है तो उसके कदमों की आवाज सुनना कठिन है। जैसे ही दाहिना हाथ उठाया गया, पवन ब्लेड कौशल बाहर फेंक दिया गया है। बाद में मैंने उस भाड़े के सैनिक को देखा जो अभी भी सीटी बजा रहा था और पेशाब कर रहा था। उसकी आवाज अचानक खत्म हो गई और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं रह गई। उसने अपने हाथों से अपना गला ढंक लिया और शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जो बाहर आया वो खून का झाग और तेज हवा थी। उसका गला रिसती हुई धौंकनी की तरह था। दूसरे पक्ष ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और कुछ शोर मचाया। हुआंग फैंग जल्दी से आगे आए और दूसरे पक्ष को गले लगा लिया। अंदर के भाड़े के सैनिक द्वारा सुनी जाने वाली बात से बचने के लिए उसने उसे बहुत अधिक संघर्ष नहीं करने दिया। अगर उन्होंने ली बिंगयू को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया तो यह स्पष्ट था कि मामला बहुत मुश्किल होगा। जब आप पेशाब करते हैं तो आप एक बड़ी हरकत करते हैं। अंदर के भाड़े के सैनिकों को बाहर कोई असामान्यता नहीं मिली। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना काम किया। वे बाहर आकर देखना भी नहीं चाहते थे और बाहर के भाड़े के सैनिक को लगा कि वो बच गया है। वो अपनी पूरी ताकत से घूमा और अंत में हुआंग फैंग की आकृति देखी। फिर उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वो अपनी आंखों को उजागर करना चाहता हो। उसका चेहरा सदमे से भरा था और अब वो इस समय को स्वीकार नहीं कर सकता था। वो नहीं जानता कि हुआंग फैंग कौन है, वो अपने और दूसरों के साथ यहाँ कैसे आया, बस खुद पर हमला किया और उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं और वो पूछना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो आवाज नहीं निकाल पा रहा है। पहले हालांकि ये दोनों भाड़े के सैनिक होटल में हुआंग फैंग से मिले थे। उस समय उनमें से किसी ने भी जानबूझकर दूसरे पर ध्यान नहीं दिया ताकि वे प्रभावित न हो। यदि हुआंग फैंग को नहीं पता होता कि ली बिंगयून को दूसरे ने पकड़ लिया है तो वो जल्द ही दूसरे पक्ष की उपस्थिति को भूल जाएगा। और भाड़े के सैनिक ने स्पष्ट रूप से सोचा कि हुआंग फैंग सिर्फ एक सोया सॉस निर्माता था। वो इसे ध्यान से कैसे याद रख सका? तो हुआंग फैंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। हालांकि हुआंग फैंग ने अपनी दूसरी पहेली सुलझा ली, यानी कि उन पर हमला कैसे किया गया। हुआंग फैंग के पास दूसरे पक्ष के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जब वो देखता है कि दूसरा पक्ष मरा नहीं है तो वो फिर से मंत्र पढ़ता है और पवन ब्लेड से दूसरे पक्ष के गले में बुदबुदाता है। इस बार उसने पूरी प्रक्रिया दूसरे पक्ष की नजर में पूरी की। भाड़े के सैनिक को यह भी पता है कि उस पर कैसे हमला किया गया। इस समय उसका चेहरा पहले से भी अधिक स्तब्ध था, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी स्तब्ध और दबा हुआ था। अपने व्यवसाय में वे हर दिन खतरे में रहते थे और किसी भी समय मारे जा सकते थे, इसलिए वे हमेशा मृत्यु को हल्के ढंग से देखते थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बस भी चाहते हैं। आम लोग इसका अधिक शांति से सामना कर सकते हैं। इसलिए उसके दिल में जिस तरह से हुआंग फैंग ने उसे मार डाला उसके बारे में केवल संदेह और जिज्ञासा है। हालांकि इस बार हुआंग फैंग अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। उनकी मृत्यु भी इसी संदेह और जिज्ञासा के साथ हुई। इसके अलावा जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उनके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी झलक थी। जाहिर है उसे समझ नहीं आया कि हुआंग फैंग की चाल क्या थी।
हुआन फैंग को एक दूसरे के विचारों के बारे में सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दूसरे को मरा हुआ देखने के बाद वो उसे धीरे से जमीन पर रखता है और फिर झोपड़ी की ओर चला जाता है। जब भाड़े का सैनिक अभी बाहर आया तो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, इसलिए जब हुआन फैंग दरवाजे पर पहुंचे तो वह आधे खुले दरवाजे के माध्यम से अंदर की स्थिति देख सकते थे। निश्चित रूप से अंदर के लोग उसे देख सकते थे। हालांकि आधे खुले दरवाजे के माध्यम से हुआन फैंग ने पाया कि अंदर भाड़े का सैनिक पीछे से दरवाजे का सामना कर रहा था, लेकिन कोने में ली बिंग्यू दरवाजे का सामना कर रहा था। हालांकि इस समय उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था और उसका चेहरा डर और निराशा से भरा हुआ था। ये देखकर कि ली बिंग्यू की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे हैं, ऐसा नहीं है कि उसे किसी चीज से नुकसान हुआ हो, हुआन फैंग को राहत मिली है। हालांकि जब उन्हें राहत मिली तो ली बिंग्यू को अंदर से कुछ महसूस हुआ। उसने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा और फिर उसकी नजर हुआन फैंग पर पड़ी। हुआन फैंग और ली बिंगयुन दोनों स्तब्ध हैं, खासकर ली बिंगयुन, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह हुआन फैंग को यहाँ देखेंगे। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसने हुआन फैंग को यहाँ देखा तो उसके मन में पहला विचार ये था कि हुआन फैंग उनके साथ था। अन्यथा यह नहीं बताया जा सकता कि हुआन फैंग यहाँ क्यों दिखाई देते हैं। आखिरकार वे लंबे समय से यहाँ नहीं है। बचावकर्मी अभी भी दूर है। हुआन फैंग ने ली बिंग्यून को सिर्फ आवाज न करने का संकेत दिया, लेकिन जाहिर तौर पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ली बिंग्यून ने पहले ही पुकारा था, हुआन फैंग, तुम यहाँ कैसे हो? जब ली बिंग्यू ने आवाज लगाई तो हुआन फैंग को पता था कि उसे पीड़ा होने वाली है। निश्चित रूप से जिस समय ली बिंग्यू ने आवाज लगाई उसने भाड़े के सैनिक को देखा जो अभी भी वहीं बैठा था, जैसे सो रहा हो। अचानक फट गया। उसने अपनी गान के नीचे स्टूल उठाया और हुआन फैंग को मारा। जैसे ही हुआन फैंग ने चकमा दिया वो दरवाजे से गायब हो गया। हालांकि उनका फिगर पूरी तरह से उजागर हो गया था। भाड़े का सैनिक बाहर निकल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा पीछा करेगा। भाड़े के सैनिक ने हुआन फैंग की ओर देखा जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। वो आश्चर्यचकित और चकित रह गया। वो जानता था कि पहले एक कार उनका पीछा कर रही थी। हालांकि कार पलट गई है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें कोई भी कम समय में पकड़ नहीं पाता। हालांकि उनके यहाँ पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर कोई दिखाई दिया। इसके अलावा ली बिंग्यू की उपस्थिति को देखकर भाड़े के सैनिक को यह भी पता चल सकता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही है जिसे वो ली बिंग्यू के साथ जानता है, न कि वो पहाड़ी जंगली व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था। 349 तुम भी बुरे नहीं हो। इस समय ली बिंग्यू भी दरवाजे की ओर भागे और देखा कि अभी क्या हुआ था और भाड़े के सैनिक ने क्या कहा था। वो ये भी जानती थी कि उसने हुआन फैंग को गलत समझा था। हुआन फैंग और वे एक साथ नहीं थे, बल्कि खुद को बचाने के लिए थे। ली बिंग्यू इस खोज से शर्मिंदा थे। यदि हुआन फैंग दूसरे पक्ष को नहीं मिला होता तो उसने अपहरणकर्ता पर हमला कर दिया होता, लेकिन अब ये केवल आमने सामने की लड़ाई है। हुआन फैंग के शरीर के आकार को देखते हुए और बड़े आदमी को देखते हुए ली बिंग्यू को नहीं लगता कि हुआन फैंग जीतेंगे। हाँ, मुझे खेद है, ली बिंग्यू ने चेहरे पर शर्म के साथ कहा। हुआन फैंग, जो उससे बहुत दूर नहीं है, केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। चुपकर हमले की उसकी योजना को इस मूर्ख महिला ने नष्ट कर दिया। अब वो केवल अपनी वास्तविक ताकत से ही एक दूसरे का सामना कर सकती है। आप कौन है? भाड़े के सैनिक ने हुआन फैंग से कुछ घटिया चीनी भाषा में पूछा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप नहीं जानते। जब तक आप जानते हैं मैं उसे बचाने के लिए यहाँ हूँ। हुआन फैंग ने ली बिंग्यू की ओर इशारा किया और कहा, इस तरह ये ली बिंग्यू को और अधिक शर्मिंदा करता है। उसे बचाएं, बेहतर होगा कि आप पहले अपना ख्याल रखें। कहा कि यह हुआन फैंग की ओर दौड़ा है। हुआन फैंग इस बार नहीं घबराए, बल्कि दूसरी तरफ भी दौड़ पड़े। हालांकि हुआन फैंग के पास एक बंदूक है, वो उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि ली बिंग्यू मौजूद है। हुआन फैंग पहले से ही ली बिंग्यू की पहचान पृष्ठभूमि को जानते हैं। इसके अलावा इस घटना के बाद पूरी प्रक्रिया के बारे में जरूर पूछा जाएगा। अगर ली बिंग्यू कहते हैं कि उनके पास बंदूक है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि बंदूक कहां से आए। और अवैध रूप से बंदूकें रखने का अपराध छोटा नहीं है। हुआन फैंग अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। निस्संदेह यदि वो जीवन और मृत्यु के कगार पर है तब भी वो बंदूकें निकाल सकता है जब उसे इतनी परवाह नहीं होगी। हालांकि जाहिर तौर पर अभी वो समय नहीं आया है। चूना दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किया और उनकी मुठियां एक दूसरे से टकरा गईं। इसके बाद दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। हुआन फैंग को लगा कि उसका खून बढ़ रहा है। ऐसा जान पड़ता था कि खून का एक कौर उसके गले में उतर आया है और निकलने ही वाला है। हालांकि हुआन फैंग के लिए इसे सहन करना अभी भी कठिन था। निश्चित रूप से इनमें से कोई भी भाड़े का सैनिक सामान्य व्यक्ति नहीं है। हुआन फैंग ने अपने दिल में आह भरी कि हमला बिल्कुल बराबरी का लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि नुकसान उसे ही उठाना पड़ा था। इससे पहले कि वो भाड़े के सैनिक को आसानी से मार पाता। यह मुख्य रूप से उसके आश्चर्यजनक हमले के कारण था। यदि आक्रमण सकारात्मक और कठिन है तो ये कहना कठिन है कि कौन जीतता है या कौन हारता है। यदि दूसरे पक्ष के पास सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति है तो वह हार जाएगा। हुआन फैंग हैरान था, लेकिन विपरीत पक्ष का भाड़े का सैनिक उससे कम हैरान नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि उनकी भाड़े की रेजिमेंट में भी वो लड़ने और ताकत में अच्छा था। इसके विपरीत वो आग्नेयास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं था। निहत्थे युद्ध में वो रेजिमेंट में प्रथम स्थान पर था और उसकी ताकत वो नहीं थी जिसे आम लोग पकड़ सके। हालांकि उसके सामने वाले युवक ने खुद ही एक मुक्का मार दिया और ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई चोट आई है। बेशक दोनों पक्षों के शुरू होने से पहले हुआन फैंग के माथे और हाथ में चोटें आए। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे पक्ष ने चोट की स्थिति में अपना मुक्का मारा, फिर भी उसने मुक्के का अधिक लाभ नहीं उठाया। आप कौन हैं? भाड़े के सैनिक ने फिर पूछा। ये बहुत बकवास है। हुआन फैंग दूसरे पक्ष के साथ बकवास बात नहीं करने जा रहे हैं। कौन जानता है कि उनके पास कोई लोग आ रहे हैं या नहीं, लेकिन वह जानता है कि उसके अतिरिक्त लोग लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। इसलिए हुआन फैंग ने सुरक्षा की खातिर जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को हल करने का फैसला किया। हुआन फैंग एक बार फिर दूसरी तरफ से लड़ने के लिए अपनी किया तेज गड़गड़ाहट मुट्ठी का उपयोग करता है,
लेकिन दूसरे पक्ष का रास्ता देने का जरा भी इरादा नहीं है। उसका सीधा सामना हुआन फैंग से होता है, जो लड़ने में बहुत खुश है। हुआन फैंग के पास आंतरिक शक्ति बोनस है, साथ ही उनकी अपनी मुट्ठी तकनीक भी अच्छी है, जो दूसरे पक्ष की तुलना में है। लेकिन एक तरफ ली बिंगयुन थोड़ा स्तब्ध थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग, जिसे वो पहले तुच्छ समझती थी, इतना उग्र था। वो अपहरणकर्ता से बराबर भिड़ी। हालांकि ली बिंगयुन स्पष्ट रूप से इसमें खतरा नहीं देख सकती है, इसलिए वो नहीं जानती कि दोनों पक्षों में ऊपरी स्कोप किसका है, इसलिए वो केवल हुआन फैंग के बारे में चिंता कर सकती है। हालांकि हुआन फैंग और मेरे बीच पहले ज्यादा दोस्ती नहीं थी। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि हुआन फैंग ने खुद को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। हालांकि अब वे वास्तव में रस्सी से बंधे टिड्डे हैं। अगर हुआन फैंग को कुछ हुआ तो वो खत्म हो जाएगी। ली बिंगयुन को नहीं पता कि किसे फायदा है, लेकिन हुआन फैंग को पता है। शुरुआत में उसे नुकसान होता है। आखिरकार हालांकि उसने मुट्ठी की तकनीक सीख ली है, वास्तविक युद्ध के लिए अधिक अवसर नहीं है, इसलिए उसके पास अनुभव की कमी है और कोई उसे सिखाता नहीं है। इसलिए उनके पास स्वतंत्र सिद्धांत है और आमतौर पर वह अपने स्वयं के अभ्यास पर ध्यान देते हैं। हालांकि वो लड़ाई में इसका उपयोग करता है, ये थोड़ा हारा हुआ है। हालांकि समय बीतने के साथ हुआन फैंग लड़ाई में और अधिक सहज हो गया है, लेकिन वो बेनेली मुक्केबाजी से अधिक परिचित और कुशल है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही धीरे धीरे अपना नुकसान बदला है। लेकिन दूसरे पक्ष की मानसिकता हुआन फैंग के विपरीत है। मूल रूप से उसे एक फायदा था, वो इस लाभ का फायदा उठाकर हुआन फैंग को पूरी तरह से हराना चाहता था। हालांकि हुआन फैंग की दृढ़ता बहुत मजबूत है और वो इसे हमेशा कायम रख सकता है। फिर उसने पाया कि हुआन फैंग के साथ लड़ाई में उसने कम और कम फायदा उठाया। बाद में भी वो ये जानकर भयभीत हो गया कि उसने ऐसा नहीं किया। इसका क्या फायदा है? हुआन फैंग खुद खेलने में बहुत व्यस्त है। इस खोज ने भाड़े के सैनिक को थोड़ा डरा दिया। वो हुआन फैंग की सीखने की क्षमता से डरता था। एक बार फिर हाथ मिलाने के बाद वे पीछे हट गए। उसने ध्यान से अपनी सुन्नर बांह को रगड़ा और हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैंने पहले तुम्हें नीची दृष्टि से देखा था। हुआन फैंग भी अपनी सांसों को आराम दे रहे हैं। उसने तो बस एक लड़ाई लड़ी, हालांकि उसके पीछे उसका फायदा था, लेकिन उसे ज्यादा फायदा नहीं था, तो बाद में कड़वी लड़ाई होगी। तुम बुरे नहीं हो, हुआन फैंग ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। दुर्भाग्य से तुम मरने वाले हो। उसके बाद उस आदमी ने अचानक अपनी बाहों से बंदूक निकाली और हुआन फैंग को गोली मार दी। हुआन फैंग का चेहरा सदमे से भरा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसी हरकत करेगा। फिर उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया। ली बिंगयू की भयभीत आंखों में वो नीचे गिर गया। हाँ, यह अभी भी थोड़ा कोमल है। भाड़े के सैनिक ने हुआन फैंग की ओर देखा। उसका चेहरा गर्व भरी मुस्कान से भरा था। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि हुआन फैंग का कौशल और अधिक मजबूत होता जा रहा है। यदि वो इसे खींचता है तो वो उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इसके अलावा उनके पूर्व साथी जो बाहर गए थे, उन्होंने अब तक कोई शोर नहीं मचाया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं दूसरी पार्टी मुसीबत में तो नहीं है। टी फास्ट बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 350 नकली मौत। इन्हीं विचारों के साथ यह भाड़े का सैनिक अचानक अपनी बंदूक निकाल लेगा और हुआन फैंग को सुलझा लेगा। क्योंकि वो खुद से डरता है, लापरवाही के कारण उसे हुआन फैंग के हाथ में सौंप दिया जाएगा। एक भाड़े के सैनिक के रूप में जो हमेशा अपनी जीवन सुरक्षा को पहले रखता है, जीवन संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। हुआन फैंग इस समय ली बिंगयुन, जो अचानक हुए परिवर्तनों से स्तब्ध था, अचानक उठा, चिल्लाया और उस स्थान पर भाग गया जहां हुआन फैंग गिरा था। लेकिन भाड़े के सैनिक ने उसे नहीं रोका, क्योंकि हुआन फैंग के बिना ली बिंगयू उससे बच नहीं सकता था हथेली। हालांकि वो सतर्क था और उसने हुआन फैंग की छाती में गोली मार दी। हुआन फैंग का शरीर थोड़ी देर के लिए हिल गया, लेकिन कोई अन्य असामान्य प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि भाड़े के सैनिक की निहत्थे युद्ध की क्षमता गोली चलाने से बेहतर होती है, लेकिन उसके पास इतनी निकट दूरी से गोली चलाने की कोई संभावना नहीं होती है। इसके अलावा उसने अपनी आंखों से हुआन फैंग में बंदूक देखी, इसलिए उसे यकीन है कि हुआन फैंग मर चुका है। इस निर्णय के साथ वो अपने साथी को ढूंढने गया और केबिन के बहुत पीछे उसका शव देखा। बकवास, वास्तव में इस बच्चे द्वारा मारा गया। धिक्कार है चीनी। अपने साथी के शव को देखने के बाद उसने कसम खाए और साथ ही वह हुआन फैंग को गोली मारकर खुश हुआ। जाहिर है हुआन फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो शायद वह अपने साथी का पीछा करेगा। आप कैसे हैं हुआन फैंग? बोलो। ली बिंगयू हुआन फैंग की लाश को पकड़कर रो रही है। इससे पहले वो हुआन फैंग को अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी और ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। हालांकि हुआन फैंग अब खुद को बचाने के लिए मृत है। ली बिंगयू को अचानक बहुत दुख महसूस होता है और साथ ही वो हुआन फैंग के बारे में दोषी महसूस करती है। वो हुआन फैंग के भी करीब महसूस करती है। हालांकि आप कितना भी करीब महसूस करें, इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हुआन फैंग मर चुका है। खुद को बचाने के लिए ली बिंगयू के आंसू मोतियों की तरह हैं जो रेखा को तोड़ चुके हैं। हुआन फैंग के चेहरे पर लगातार गिर रहे हैं, जिससे बहुत ठंडक आ रही है। लेकिन दुख में डूबे ली बिंगयू को पता नहीं चला। उसकी बाहों में हुआन फैंग, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और अपनी आंखों के चारों ओर देखा। मैं मरा नहीं हूँ। हुआन फैंग ने देखा कि भाड़े का सैनिक उसके साथी के शरीर को देख रहा था, इसलिए उसने ली बिंगयू से फुसफुसाया। ली बिंगयू अभी भी दुख में था और उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि हुआन फैंग ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाने ही वाला था, हुआन फैंग की आवाज पहले ही आ चुकी थी। चिल्लाओ मत, उसे पता मत चलने दो। हुआन फैंग ने जल्दी से याद दिलाया कि ली बिंगयू के अचानक शब्दों ने खुद को पहले ही उजागर कर दिया था। वो दोबारा वही गलती नहीं कर सका। जब ली बिंगयू ने हुआन फैंग की बातें सुनी तो उन्हें अवचेतन रूप से अपना मुंह ढकना पड़ा। हालांकि उसने तुरंत इसे नीचे रख दिया और हुआन फैंग को इस डर से पकड़ लिया कि उसके पीछे भाड़े के सैनिक को कुछ असामान्य लग सकता है। हुआन फैंग इस बार ली बिंगयू के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। अंत में वो बिना मस्तिष्क क्षति के फिर से चिल्लाती है, अन्यथा वो वास्तव में समाप्त हो जाएगी। हुआन फैंग संतुष्ट है।
हालांकि ली बिंगयुन का मन थोड़ा भ्रमित है। पहले उसने सोचा कि हुआंग फैंग मर गया है, इसलिए वो हुआंग फैंग को पकड़ने के लिए ऊपर गई। इसके अलावा वो बहुत रोई, वो बहुत दुखी थी। एक कारण यह है कि हुआंग फैंग की मृत्यु उसकी वजह से हुई। दूसरा कारण यह है कि हुआंग फैंग के मरने के बाद उसने जीवित रहने की उम्मीद भी खो दी थी। एक और कारण है मनोवैज्ञानिक दबाव का दूर होना। अपहरण से लेकर अब तक ली बिंगयुन का दिल हमेशा डर की स्थिति में रहा है। अब जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो उसे बचाने आया था और उसके सामने मर गया, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने दिल का कुछ दबाव कम कर दिया। लेकिन अब हुआंग फैंग मरा नहीं है। हालांकि यह खबर उसे बहुत खुश करती है, लेकिन वो अपनी वर्तमान उपस्थिति से शर्मिंदा है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और हुआंग फैंग को पकड़ लेती है। इसके अलावा उसके कई आंसू हुआंग फैंग के चेहरे पर गिरते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह में भी। इस खोज ने उसे शर्मसार और शर्मिंदा कर दिया। मुख्य बात यह है कि वो इधर उधर नहीं जा सकती, अन्यथा इससे उसके पीछे भाड़े के व्यक्ति का संदेह पैदा हो जाएगा। सौभाग्य से वो एक उत्कृष्ट अभिनेत्री है। हालांकि वो इस समय भी खुश है, लेकिन फिर भी वो खुद को पहले की तरह रोने की कोशिश करती रहती है। हालांकि हुआंग फैंग उसकी बाहों में लेटी हुई थी और उसने उसे ऐसे देखा जिससे वो कई बार स्टफिंग से चुक गई। हुआंग फैंग ने ली बिंगयू के प्रदर्शन को बड़ी दिलचस्पी से देखा। मुझे कहना होगा कि वो वास्तव में एक अच्छी अभिनेत्री है। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद उसे विश्वास हो जाता कि वो एक मरे हुए आदमी के लिए रो रही है। हालांकि वो ली बिंगयुन के प्रदर्शन को देखना जारी रखना चाहेंगे और हल्की खुशबू से भरी उसकी बाहों में लेटे रहेंगे। हुआंग फैंग भी जानते हैं कि यह स्पष्ट रूप से इन चीजों का आनंद लेने का समय नहीं है। वो और ली बिंगयुन पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। तुम उसे यहाँ लाओ, मैं उसे मार डालूंगा, हुआंग फैंग ने ली बिंगयू से फुसफुसाया। पर क्या करूं? ली बिंगयुन ने कहा कि उनके लिए प्रदर्शन करना ठीक है और उनके लिए ये चीजें करना कठिन है। हुआंग फैंग बस कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वहां पर भाड़े का सैनिक उठ गया था। फिर उसने ली बिंगयू से चिल्लाकर कहा, रो मत, अगर तुम दोबारा रोओगी तो वो जीवित नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा भाई ही क्यों न हो। जब उसने देखा कि ली बिंगयुन हुआंग फैंग को जानता था और हुआंग फैंग की मृत्यु हो गई, तो ली बिंगयुन अभी भी बहुत दुखी होकर रो रहा था। लेकिन उसने सोचा कि हुआंग फैंग ली बिंगयू का प्रेमी था। हालांकि इस समय ली बिंगयुन का चेहरा थोड़ा शर्मिला है। वो ये भी जानती है कि वो दिखावा नहीं कर सकती, तो उसने कहा, संतुष्ट मत हो, मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा और फिर तुम बुरे लोगों को मार डालेगा। जब तुम्हारा भाई आएगा तो ये सबसे अच्छा है। हम उसे हिसाब किताब के लिए ढूंढने जा रहे हैं। उसने कितने भाइयों को मार डाला? मैंने अभी तुम्हारे प्रेमी को मार डाला। ये केवल ब्याज है। यदि तुम शिकायत करो तो अपने भाई को दोष दो। ठीक है, मुझे अंदर आने दो, भाड़े के सैनिक ने कहा। मैं उसके साथ यहाँ नहीं रहना चाहता, ली बिंगयुन ने जिद करते हुए कहा कि अगर भाड़े का सैनिक करीब आता तो वह उसके चेहरे पर शर्म देख सकता था। बदबूदार औरतें, अगर तुम सम्मान के साथ नहीं पीती हो तो तुम्हें मुझे कठोर बनाना होगा, है ना? कहा कि भाड़े के सैनिक आ गए हैं और इस बार हुआंग फैंग ने फिर से आभासी रूप से आंखें बंद कर ली है। आह, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा। ली बिंगयुन को भाड़े के सैनिक ने सीधे खींच लिया और फिर केबिन में खींच लिया। हालांकि हुआंग फैंग की ओर पीठ किए भाड़े के सैनिक को पता नहीं चला। जब उसने ली बिंगयुन को आगे खींचा तो हुआंग फैंग की आंखें पूरी तरह से खुली थी। टी-फास्ट बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 351 अन्य पक्ष। मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो। ली बिंगयुन अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ वो एक्टिंग कर रही हैं, दूसरी ओर उसके डर के कारण हुआंग फैंग के बिना उसका दिल स्थिर नहीं है। जब से हुआंग फैंग प्रकट हुआ, ली बिंगयू के दिल में उसने अनजाने में हुआंग फैंग को एक निर्भरता के रूप में माना है, खासकर अब जब वो जानती है कि हुआंग फैंग मरा नहीं है। हालांकि ली बिंगयुन भी हैरान थे। हुआंग फैंग ने उससे भाड़े के सैनिक को धोखा देने के लिए कहा। अब भाड़े का सैनिक आ गया है, हुआंग फैंग क्यों नहीं हटे? सौभाग्य से हुआंग फैंग ने उसे लंबे समय तक चिंता नहीं करने दी। जब वो संघर्ष कर रही थी तो अचानक उसे छूने की आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र का आदमी जो खुद को संभाल रहा था, उसने पहले खाना बनाया। तब ली बिंगयुन ने देखा कि उसने मुश्किल से अपना सिर घुमाया। जब उसने पीछे देखा तो उसका चेहरा अविश्वसनीय था और ली बिंगयू ने अपना सिर घुमाया और परिचित आकृति को देखा। इस समय हुआंग फैंग के हाथ में एक कुदाल थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ मिलेगा। तभी जाहिर तौर पर हुआंग फैंग ने ही उस आदमी के सिर पर अपनी कुदाल से वार किया। तुम मर क्यों नहीं गए? भाड़े के सैनिक ने हैरान और आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। लेकिन इससे पहले कि हुआंग फैंग उत्तर दे पाता, उसने अपनी आंखें घुमा ली और बेहोश हो गया। पुकारना इस स्थिति को देखकर हुआंग फैंग को राहत मिली। बस उसने कोई हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था। वो मारा नहीं गया, बस बेहोश हो गया। देखा जा सकता है कि उनका सिर अब भी काफी मजबूत है। क्या आप ठीक हैं? इस समय ली बिंगयू ने हुआंग फैंग से पूछा। हालांकि हुआंग फैंग ने सिर्फ इतना कहा कि वो मरा नहीं था। आखिरकार उसने हुआंग फैंग को 2 बार गोली मारते देखा, इसलिए भले ही वो मरा नहीं था, ली बिंगयू ने सोचा कि हुआंग फैंग घायल हो गया होगा। वास्तव में हालांकि वे 2 गोलियां हुआंग फैंग के दिल पर मारी गई, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। सोने के नम कवच की रक्षा कल्पना से कहीं परे थी। उस समय हुआंग फैंग को बस घुटन महसूस हो रही थी। कोई अन्य असुविधा नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई चोट भी नहीं आई। हालांकि उस मामले में हुआंग फैंग ने निर्णायक रूप से कार्य करना चुना और मारे जाने का नाटक किया। अन्यथा जब प्रतिद्वंद्वी दोबारा लड़ सकता है तो वो उसकी छाती पर नहीं बल्कि उसके सिर पर निशाना साधेगा। बेशक हुआंग फैंग थोड़ा भाग्यशाली और डरा हुआ भी है। यदि पहली गोली या यहाँ तक कि दूसरी तरफ से जो गोली मारी गई थी वो उसकी छाती पर नहीं बल्कि उसके सिर पर लगी थी, तो अब हुआंग फैंग समाप्त हो सकता है। अंत में मेरे पास अभी भी युद्ध के अनुभव की कमी है, हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा कि उन्हें लगा कि दूसरा पक्ष उनसे लड़ना जारी रखेगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर गोली भी चला दी। हुआंग फैंग उस समय वास्तविक थे, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया।
मैं ठीक हूँ। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। फिर उसने भाड़े के व्यक्ति की ओर देखा जो खुद ही बेहोश हो गया था और कहा, वो बात नहीं करना चाहता। अब क्या करें? इस समय ली बिंगयू को कोई पता नहीं था। उसने घबराहट से हुआंग फेंग की ओर देखा। अब उसके दिल में हुआंग फेंग सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। पहले यहाँ से निकल जाओ। हुआंग फेंग ने कहा कि जहां तक जमीन पर भाड़े के सैनिक का सवाल है, उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वाह बहुत बढ़िया। ली बिंगयून को हुआंग फेंग के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जब हुआंग फेंग भाड़े के सैनिक को पकड़कर ली बिंगयून को उस कार को चलाने के लिए ले जा रहा था जिसने ली बिंगयू का अपहरण किया था, उसने दूर से एक कार को उनकी ओर आते देखा और लकड़ी के घर की ओर जाने वाली केवल एक ही सड़क थी। हुआंग फेंग कार चलाना चाहता था और वो निश्चित रूप से दूसरों की रोशनी में देखा जाएगा। हुआंग फेंग इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि वो इससे पहले कि दूसरा पक्ष खुद को ढूंढे, वो पहले कार पर चढ़ जाए। इसके अलावा उनकी ड्राइविंग स्किल्स भी जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है। यदि आगंतुक उनका साथी है और उसे दोबारा देखा जाता है, भले ही वो पहले कार पर चढ़ जाए, एक बार जब दूसरा पक्ष उसे पकड़ लेता है तो वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो भाग सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? जो लोग उनके होने वाले हैं, बस इस आदमी ने कहा, उनके पास अभी भी लोग हैं, इस लकड़ी के घर में मिलने के लिए तैयार है। ली बिंगयून ने स्पष्ट रूप से कार को तेज गति से आते देखा और हुआंग से कहा। फेंग कुछ घबराहट में। हुआंग फेंग ने अनुमान लगाया था कि अन्य लोग भी होंगे। अब ली बिंगयू के शब्दों ने ही उनकी अटकलों की पुष्टि की है। चलो जंगल में चले। हुआंग फेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि यहाँ के जंगल अभी भी अपेक्षाकृत घने हैं और मन रोशनी उनके छिपने के लिए अनुकूल है। कुआ, ली बिंगयून ने उत्तर दिया और हुआंग फेंग के साथ चला गया। जब वे जंगल में दाखिल हुए तो हुआंग फेंग ने ली बिंगयून से कहा, पहले एक कदम उठाओ। आह नहीं, मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ना चाहते। ली बिंगयून कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने घबराहट में हुआंग फेंग से कहा। हुआंग फेंग ने सोचा कि वो एक बोझ है और उसके साथ नहीं जाना चाहता था। ली बिंगयून की दयनीय अभिव्यक्ति को देखते हुए मालिक द्वारा छोड़े गए बिल्ली के बच्चे की तरह हुआंग फेंग थोड़ा मजा किया है। अब ली बिंगयून इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। एक प्रसिद्ध ब्यूटी स्टार के रूप में वो इस समय एक आम लड़की से अलग नहीं है, वर्तमान माहौल के कारण और भी अधिक असुरक्षित है। हालांकि हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से ली बिंगयू को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके पास अभी भी कोई काम है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो अब ऐसी लड़की को नहीं छोड़ सकता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हुआंग फेंग ने ली बिंगयू से कहा। मैं इस आदमी से निपटना चाहता हूँ। दृश्य खूनी हो सकता है। यदि आप रुकना और इसे देखना चाहते हैं तो मेरी कोई राय नहीं है। हुआंग फेंग को देखते हुए और अपनी बाहों में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ली बिंगयून को हुआंग फेंग का अर्थ पता है। उसका चेहरा थोड़ा सफेद है, लेकिन उसे गुप्त रूप से राहत मिली है। जब तक हुआंग फेंग उसे छोड़ना नहीं चाहती, वो ऐसे माहौल में जीवित बाहर नहीं निकल सकती। मैं देखना नहीं चाहता, मैं सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। ली बिंगयू ने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि हुआंग फेंग क्या करने जा रहा है। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि लोगों को मारना अच्छा है। इस समय वो और हुआंग फेंग इस तरह के बोझ से खतरे में होंगे। ली बिंगयू ने ऐसा कहा और फिर आगे बढ़ गए। हालांकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, इसलिए रुक गई। यहाँ काली रोशनी, हरे भरे घास फूस और यहाँ तक कि कई छोटे छोटे कीड़े भी हैं। वो अकेले बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। हुआंग फेंग वास्तव में अपनी बाहों में भाड़े के सैनिक को मारने जा रहा है। वो पूछताछ के लिए उसे वापस पुलिस या बाइजियाओ के पास ले जाना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। हालांकि इस मामले में उसे स्पष्ट रूप से अपने ऊपर एक और बोझ उठाने की अनुमति नहीं है। वो और ली बिंगयून आसानी से नहीं हटेंगे, उनके लिए छिपना सुविधाजनक नहीं है। टी-फास्ट बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 352 पीछा करना। हुआंग फेंग अधेड़ उम्र के भाड़े के सैनिक को देखता है जो अभी भी कोमा में है। भले ही वो कोमा में हो, लेकिन उसकी तेज सांसें कम नहीं हुई हैं। हुआंग फेंग को ज्यादा झिझक नहीं है। यदि वो मारा भी जाए तो भी उसे उससे सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। हुआंग फेंग ने अपने गले को काटने और गले से बहते खून को देखने के लिए फिर से अपने पवन ब्लेड का उपयोग किया। हुआंग फेंग का दिल ज्यादा नहीं छूता। भले ही यह लड़का कोमा में है, लेकिन जब हुआंग फेंग उसका गला काटता है तो वह अनजाने में कई बार संघर्ष करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। हुआंग फेंग ने देखा कि दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से संघर्ष करना बंद कर दिया है और सांस नहीं ले रहा है, इसलिए उसने दूसरे पक्ष के शरीर को जंगल से दूर फेंक दिया और फिर ली बिंगयू के पास गया और कहा, चलो चलते हैं। कुआ, ली बिंगयून ने काफी चतुराई से कहा। हालांकि जल्द ही एक समस्या होगी। ली बिंगयून की पोशाक एक सफेद पोशाक है। उसे पहनना वाकई बहुत सुंदर और आकर्षक है। हालांकि वर्तमान में ये स्थिति उपयुक्त नहीं है। ली बिंगयून बहुत दूर नहीं है और कई बार जमीन पर शाखाओं और खरपतवारों द्वारा पकड़ा गया है। इसलिए हुआंग फेंग तुरंत ली बिंगयून के सामने बैठ गई और फिर अनजाने में उसकी कुछ स्कर्टें फाड़ दी, लंबी स्कर्ट से लेकर छोटी स्कर्ट तक, लेकिन कम सुरुचिपूर्ण, अधिक सेक्सी। आह, तुम क्या कर रहे हो? ली बिंगयून ने अपनी छोटी स्कर्ट को दोनों हाथों से ढकते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। जाहिर है इस समय भले ही वो डरी हुई हो, वो खुद को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकती थी, शुरुआत की तुलना में बहुत बेहतर। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह यहाँ कैसे चल सकते हो? हुआंग फेंग ने कहा। ली बिंगयून शर्मा गए और जानते थे कि उन्होंने हुआंग फेंग को गलत समझा। सब ठीक है, चलो चलते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। ली बिंगयू ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला और हुआंग फेंग का अनुसरण किया। दूसरी तरफ हुआंग फेंग और उनकी पत्नी ने जो कार देखी वो लकड़ी के घर के दरवाजे पर रुकी थी। कोल और एली, तुम दोनों में कोई कमी नहीं है, जल्दी से बाहर आओ। हाँ, तुम दोनों इसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले पाओगे। अकेले मत खाओ, हम यहाँ हैं। 4 लोग कार से उतरे और मजाक करते हुए एक एक करके लकड़ी के घर की ओर चल दिए। यहाँ आते समय उनमें से कई को कोल के दोनों फोन कॉल आए थे। वे जानते थे कि उनकी हरकतें बहुत सहज थी और ली बिंगयू को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब सभी को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि उसके भाई से निपटने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। इन 4 लोगों ने नहीं सोचा था कि कोल और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आखिरकार वे एक ऐसी महिला को देख रहे थे जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अगर ऐसा हुआ होता तो वे इतने सालों तक बेवकूफ बनाते रहे। धिक्कार है, ये दोनों लोग सो नहीं पाएंगे। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और संदेह में बड़बड़ाने लगा। जब उन चारों ने लकड़ी के घर का दरवाजा खोला तो पाया कि उसमें कोई नहीं है। अच्छा, वे दोनों लोग कहाँ हैं? महिला वहां नहीं है, नेता ने कहा। डिप्टी कमांडर, वे उस महिला को बगीचे में नहीं ले जाएंगे। हाँ, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोल, वे वास्तव में स्वादिष्ट हैं। जंगल में बहुत सारे मच्छर हैं। क्या वे पहले अक्सर जंगल में जाते थे? उन्हें इसकी आदत हो गई है। अब उन्हें ऐसा करना भी पसंद है, किसी ने जोड़ा। उपनेता के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन जल्द ही उनकी भौं पर झुर्रियां पड़ गईं और उनकी नाक लगातार ऊपर उठी हुई थी। उपप्रमुख, क्या बात है? उसके बगल में एक श्वेत व्यक्ति ने उसकी हरकतें देखी और कहा। खून की गंध आ रही है। उपप्रमुख के चेहरे पर इस समय मुस्कान नहीं है, गंभीर चेहरे ने कहा। सेना के उपप्रमुख के शब्दों में अन्य कई लोग बाजीगरी की तरह थे। उनके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई और उनके शरीर पर कातिल रूप का निशान रह गया। फिर लोग खून की गंध की तलाश में लकड़ी के घर से बाहर निकले। हालांकि इस समय जब वे आए थे तो लोग शिथिल नहीं थे, बल्कि सतर्क थे। यहाँ तक कि जब वे चलते थे तब भी वे अपनी इच्छा से नहीं चलते थे, बल्कि किसी के आक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे के सामने झुक जाते थे। यह एली है। आखिरकार डिप्टी कमांडर ने लकड़ी के घर के पीछे एली की आकृति देखी, लेकिन इस समय वो पहले से ही एक लाश थी। डिप्टी कमांडर नीचे बैठ गया और एली को ध्यान से देखा, जबकि अन्य लोग उसके आसपास थे, सावधानी से चारों ओर देख रहे थे। मृत। डिप्टी कमांडर के शब्दों में भावना का लेश भी नहीं है, लेकिन जो लोग उससे परिचित हैं उनमें अब भी गुस्सा है। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद हत्यारा बहुत दूर नहीं गया। उप प्रमुख ने एरी के शरीर के तापमान को महसूस करते हुए कहा, जो अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। अरे, किस हरामी ने ऐसा किया? आसपास के कई भाड़े के सैनिकों को पहले ही डांटा जा चुका है। कोल के बारे में क्या? वो क्यों गायब है? कोल, उन्होंने हमें अब आधे घंटे से भी कम समय में बुलाया है, शरीर के तापमान को देखते हुए, और मृत्यु का समय लगभग 10 मिनट है। उपप्रमुख ने कहा, यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है। हमने उन्हें पहले नहीं पाया, उन्हें वहां जंगल में जाना चाहिए था। सभी ने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर उपप्रमुख के विश्लेषण से सहमति व्यक्त की। उपप्रमुख ने आगे कहा, पहले कोल को ढूंढो, चाहे जीवित हो या मृत। लोग लकड़ी के घर के चारों ओर देखने लगे। कुछ समय पहले उन्होंने कोल को भी ढूंढ लिया और उसे हरा दिया। हालांकि इस समय वो भी एक लाश थी। लोगों के चेहरे पर गुस्सा और भी बुरा था, लेकिन साथ ही उनके दिलों में संदेह और भी गंभीर थे। उपप्रमुख, ये किसने किया? जब कोल ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। इतने कम समय में वे दोनों मारे गए, किसी ने संदेह से कहा। उपप्रमुख ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। कोल और मैंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। उसके बाद उसने अंधेरे जंगल की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो जंगल में प्रवेश कर गया होगा। ये बहुत बड़ा नहीं है। इसके अलावा वो अपने साथ एक महिला को ले गया होगा और नहीं जाएगा दूर और। उपप्रमुख ने भीड़ की ओर देखा और कहा, इसके अलावा उनकी संख्या कम होनी चाहिए, अन्यथा वे सीधे चले जाने के बजाय बचना पसंद करेंगे। अभी अभी उन्होंने अपने आसपास की जमीन की जांच की और पाया कि कोई अतिरिक्त ट्रैक चिन्ह नहीं है। जाहिर है कोई वाहन नहीं बचा और दूसरा पक्ष अभी भी आसपास है। धिक्कार है, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। भाड़े के सैनिकों में से एक ने शातिराना ढंग से कहा। हाँ, इस बार हमारे लिए यहाँ आना आसान नहीं है। हम अंत तक नहीं पहुंच सकते। हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। हमने 2 भाइयों को भी खो दिया, कोई मान गया। डिप्टी कमांडर यही सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वो उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। जंगल बहुत बड़ा है। जंगल के दूसरी तरफ एक पहाड़ है। इसमें छुपे लोगों को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। टी-फास्ट बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 353 एक पेड़ पर गुप्त हमले से। डिप्टी कमांडर ने अंधेरे और घने जंगल की ओर देखा, अपना हाथ लहराया और कहा, चलो अंदर चलें। हुआंग फेग और हुआंग फेग की तुलना में भाड़े के रेजिमेंट के 4 सदस्य स्पष्ट रूप से जंगल और वनों से अधिक परिचित हैं। अतीत में जब वे अपने कार्य कर रहे थे तो वे आदिम जंगलों और हुआंग हुआंग गोबी में थे और सभी प्रकार के कठिन वातावरण का अनुभव किया था। सामने घने जंगल उनकी नजर में कुछ भी नहीं थे। ये डिप्टी कमांडर का भी विश्वास है। हालांकि आगंतुकों के पास कुछ कौशल हो सकते हैं, ऐसे माहौल में ये स्पष्ट रूप से उनकी भाड़े की रेजिमेंट के लिए अधिक फायदेमंद है। उन्हें अलग करो, ज्यादा गैप मत छोड़ो, उन लोगों को भाग जाने दो। जंगल में प्रवेश करने के बाद उप प्रमुख ने अन्य तीनों से कहा, किसी भी स्थिति में तुरंत सतर्क हो जाओ और अन्य लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े। अन्य 3 को ठीक कहना चाहिए। दरअसल उप प्रमुख की व्यवस्था कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके मन में ऐसा माहौल स्पष्ट रूप से उनके लिए फायदेमंद है और दूसरे पक्ष की संख्या निश्चित रूप से बड़ी नहीं है। ऐसे माहौल में भले ही कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से मिलकर भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, वह कुछ समय के लिए देरी कर सकता है और दूसरे पक्ष के समर्थन की प्रतीक्षा कर सकता है, जो पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य है। इसलिए 4 लोग एक पंक्ति में खड़े होते हैं और क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बीच की दूरी लगभग 20 या 30 मीटर है। व्यापक दृष्टि वाले स्थान में इतनी दूरी कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसे माहौल में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। हालांकि हम एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, इसलिए भले ही हम लोगों को देख न सके और सिग्नल न सुन सके तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा इतनी नजदीक दूरी पर सपोर्ट देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। टोबी शैतान की भाड़े की रेजिमेंट का सदस्य है। शैतान की भाड़े की रेजिमेंट की अफ्रीका में अच्छी रैंक है। हालांकि सभी भाड़े के रेजिमेंटों के बीच वे केवल औसत से ऊपर है और उनमें ताकत है, लेकिन वे शीर्ष पर नहीं है। इस बार टोबी और प्रतिनिधिमंडल के उप प्रमुख चीन की यात्रा के लिए यहाँ नहीं है। हालांकि चीन में कई दिलचस्प जगहें हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जाहिर तौर पर यह नहीं है।
वे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। अतीत में जब वे कार्य कर रहे थे तो चीनी टीम के साथ उनकी कई मुठभेड़ें हुई और ये मुठभेड़ें उनकी विफलता में समाप्त हुई। न केवल उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया बल्कि कई सदस्यों की मृत्यु भी हो गई। अतः नेता बहुत क्रोधित हुए। इस बार उपनेता ने टीम का नेतृत्व किया और उस टीम को खोजने के लिए कई लोगों को चीन लाया। कप्तान बदला लेने के लिए आया था। बेशक वे और अधिक लोगों को चीन में लाना चाहते हैं, हालांकि हाक्सिया इस पहलू में बहुत सख्त है। ऐसा करना उनके लिए कठिन है, अंततः उनके लिए अंदर आना कठिन है, हालांकि उनके लिए ये लोग ही काफी हैं। आखिरकार इस बार वे जो करना चाहते हैं वो सकारात्मक रूप से लड़ना नहीं है बल्कि अंधेरे में छिपना और अवसरों की तलाश करना है। ऐसे अवसर जल्द ही मिलेंगे, हम यहाँ हैं। अपने अपने माध्यम से वे जानते हैं कि कप्तान की एक बहन है और उनके बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। वे कम हैं और कैप्टन को सीधे नहीं छू सकते, लेकिन वे उनकी बहन पर लेख लिख सकते हैं। जाहिर तौर पर उसकी बहन का अपहरण करना और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना एक अच्छा विचार है। इसके अलावा प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। जब टोबी ने आसपास के वातावरण की जांच करने और कप्तान और उसके नेतृत्व वाली टीम को छूने के लिए उपनेता का पीछा किया तो कोल और एली ने गरीब लड़की का सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया था। जब कोल ने फोन किया तो उसने कहा कि उनकी प्रक्रिया कितनी सहज थी और लड़की कितनी सुंदर थी। उस समय टोबी ने सोचा कि कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। आखिरकार उनके हाथ में बंधक थे और दूसरा पक्ष खुले में था और वे अंधेरे में थे, जो उनके कार्यों के लिए अनुकूल था। टोबी और डिप्टी कमांडर को आश्चर्य हुआ जब वे सहमत लकड़ी के घर में लौटे तो कोल और एली मर चुके थे। वे युद्ध के मैदान में नहीं मरे बल्कि झील के किनारे लकड़ी के छोटे से घर में चुपचाप मर गए, जिससे टोबी को आश्चर्य और गुस्सा आया। हाँ, उसे बहुत गुस्सा आया। जाहिर है दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसके साथी खासकर कोल को मारने की हिम्मत कर सके। टोबी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। टोबी ने अपने दोस्त का बदला लेने, हत्यारे को पकड़ने, उसे फाड़ने और मछलियों को खिलाने के लिए झील में फेंकने की कसम खाए। अरे जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। जैसे ही टोबी चला उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि आसपास का वातावरण काफी अंधेरा था। उसे आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता था। हालांकि उनका मानना था कि जब तक दूसरी पार्टी वास्तव में आसपास थी वो उनकी नजरों से बच नहीं सकते थे। हालांकि वो बड़बड़ा रहा था, टोबी की नसें हमेशा तंग रहती थी। वो इतने वर्षों से भाड़े का सैनिक था। निस्संदेह वो जानता था कि जब तक कोई लापरवाह है एक सामान्य व्यक्ति उन्हें मार सकता है। इसलिए हालांकि उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने रवैये में कोई लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। टोबी कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। जब वो एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके सिर के ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं। आज रात बहुत रोशनी नहीं थी, इसलिए उसे अपने सिर पर असामान्यता नहीं दिखी। इस समय टोबी के सिर पर दो धुंधली आकृतियां हैं। वे हुआन फेंग और ली बिंगयू हैं। इस समय हुआन फेंग ने ली बिंगयुन को पकड़ रखा है। ली बिंगयुन घबराकर अपना मुंह ढक रही है। उसने हुआन फेंग के कपड़े पहने हुए हैं। आखिरकार ऐसे माहौल में उसकी सफेद पोशाक बहुत ही आकर्षक होती है और हुआन फेंग उसके सामने इसे बाहर नहीं खींच सकता। वह रिंग में अपने कपड़े उतार चुका था, इसलिए उसे केवल अपने ऊपरी शरीर को पहनना पड़ा। इस मौसम में जाहिर तौर पर उन्होंने पहले बहुत सारे कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने केवल एक ऊपरी शरीर पहना था। अब उन्होंने इसे ली बिंगयुन को दे दिया है। हुआन फेंग टोबी को देखता है जो उसके नीचे से गुजर रहा है और ली बिंगयुन को हिलने न देने का संकेत देता है, जबकि वो धीरे से नीचे कूदता है। ली बिंगयुन का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसने इसे नहीं देखा। जब हुआन फेंग नीचे गया तो नीचे पेड़ पर एक रेशम का धागा लगा हुआ था, इसलिए हुआन फेंग को कोई खतरा नहीं था। हुआन फेंग के गिरने के बाद टोबी ने अपनी गिरने की स्थिति को पार कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फेंग टोबी के ठीक पीछे था। जब वो उतरने वाला था तो उसने टोबी का मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। जब दूसरे पक्ष ने संघर्ष किया तो ब्लेड पहले ही पहुंच चुका था और सीधे उसका गला काट दिया। टोबी की आंखें बाहर निकली हुई हैं और उसका चेहरा अकल्पनीय चीजों से भरा हुआ है। जाहिर है उन्हें ऐसी स्थिति आने की उम्मीद नहीं थी। उसके ठीक पीछे की जगह को उसने बिना किसी असामान्यता के जांच लिया है। अब उस पर पीछे से कोई कैसे हमला कर सकता है, वो सोच नहीं सकता। टी फास्ट बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 354। हालांकि वो ऐसा सोचता है या नहीं, अब वो इस तथ्य को जानता है कि उस पर किसी ने हमला किया था और जिसने उस पर हमला किया था वो शायद वही है जिसने कोल और एली को मार डाला था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने संघर्ष करना चाहा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसका गला किसी तेज चीज से काट दिया गया है। फिर उसने सोचा कि कोल और एली को भी काटकर मार डाला गया है। उसका हृदय अचानक भय से भर गया और वह और अधिक संघर्ष करने लगा। हालांकि हुआन फेंग की ताकत स्पष्ट रूप से आम लोगों की तुलना में नहीं है, भले ही वह एक भाड़े का व्यक्ति हो। इसके अलावा उस छायादार लबादे को पहनने के बाद हुआन फेंग ने न केवल 2 कौशल हासिल किए बल्कि ताकत और चपलता भी बढ़ाई। वे 2 विशेषताएं न केवल खेल में काम आ सकती हैं, वास्तव में ये दोनों विशेषताएं अभी भी मान्य है। इसलिए हुआन फेंग की ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए टोबी के संघर्ष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो हुआन फेंग के नियंत्रण से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सकता है। लेकिन हुआन फेंग को पता है कि यहाँ आसपास अन्य भाड़े के सैनिक भी हैं, इसलिए वो ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं करता। टोबी का मुंह बंद करने के बाद ताकि वो चिल्ला न सके, वो अपने हाथ में हवा के झोंके से दूसरे पक्ष की गर्दन को काटना नहीं चाहता। टोबी की गर्दन पर और भी घाव हो गए हैं, यहाँ तक कि अगर वह जोर जोर से सांस लेता है तो भी उसके पास अधिक हवा पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह कम ताकत के साथ तब तक संघर्ष करता है जब तक उसके पास ताकत नहीं रह जाती। सांस के बिना वह खुली आंखों से मर जाता है। मृत्यु तक वह नहीं देखता। उसकी हत्या किसने की और कौन सा तरीका अपनाया गया, वह कह सकता है हाँ, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। हालांकि हुआन फेंग के पास स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की भावनाओं का अनुभव करने के लिए इतना समय और ऊर्जा नहीं थी। जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष मर गया है तो उसने धीरे से उसके शरीर को नीचे उतारा और उसके पास से एक पिस्तौल और एक तेज खंजर की तलाश की।
हुआंग फैंग को अभी भी एक खंजर की जरूरत है। हालांकि उसे पहले 2 अन्य भाड़े के सैनिकों से पिस्तौल मिली थी, भले ही उसने उसे गोली मार दी हो, वह ली बिंगयुन को यह समझा सकता था। हालांकि ऐसे माहौल में अगर वह शूटिंग करना चाहता तो वह तुरंत दूसरों का ध्यान आकर्षित करता। उस समय दूसरा पक्ष स्वयं को घेर लेगा और एक साथ मिलकर स्वयं पर हमला कर देगा, तब आप वास्तव में दुर्भाग्यशाली होंगे। इसलिए हुआंग फैंग ने पिस्तौल दूर रख दी, लेकिन खंजर उसके हाथ में था और फिर वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि इस बार वह सीधे ऊपर नहीं बल्कि चढ़ने की तरह उड़ गया। हालांकि वह जादुई रेशम के दस्ताने भी लेकर आया था। ली बिंगयुन को पेड़ पर ले जाने से पहले उन्होंने इस विधि का उपयोग किया। हालांकि यह तरीका बहुत आरामदायक नहीं है, यह उसके दस्तानों के कार्य को छिपा सकता है। हालांकि ली बिंगयुन इस बात को लेकर असमंजस में होंगे कि उन्हें पेड़ों पर चढ़ते समय दस्ताने क्यों पहनने पड़ते हैं। हालांकि जब हुआंग फैंग ली बिंगयुन के बगल में चढ़ना चाहता है तो वो गलती से ऊपर देखता है और कुछ ऐसा देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। गुलाबी, हुआंग फैंग ने चिल्लाकर कहा। आप जानते हैं, हालांकि ली बिंगयुन ने अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर हुआंग फैंग का कोट पहना हुआ है, आखिरकार उसने स्कर्ट पहन रखी है। इसके अलावा इस कट को पहले रुकावट के कारण हुआंग फैंग ने छोटा कर दिया था। सामान्य रूप से चलना ठीक है, लेकिन अब जब वह इस तरह बैठती है तो बाहर निकलना आसान होता है। हुआंग फैंग ने गलती से अपनी स्कर्ट के नीचे का दृश्य देख लिया। भेड़िया खतरनाक माहौल में भी हुआंग फैंग की बातें सुनने के बाद ली बिंगयुन भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने वे शब्द वापस ले लिए जिनकी वो परवाह करना चाहती थी, शर्मा गई और हुआंग फैंग की ओर देखने लगी। हुआंग फैंग बहुत शर्मिंदा है। जब उन्होंने दूसरे लोगों के अधिकार देखे तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मरना चाहता था। ली बिंगयू को खुद को सतर्क देखकर हुआंग फैंग को लगा कि उसने कुछ बेवकूफी की है। खांसी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, हुआंग फैंग ने समझाया और फिर तुरंत विषय बदल दिया। वे अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम हर समय यहाँ रहेंगे तो वे हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। तुम यहाँ अकेले रहो और मेरा इंतजार करो वापस आने के लिए, हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन से कहा। तुम अकेले जाओ, ये बहुत खतरनाक है। चलो यहीं रुको, पुलिस जल्द ही आएगी। जब ली बिंगयुन ने हुआंग फैंग के शब्दों को सुना तो वो उससे नाराज होने से बहुत शर्मिंदा था। उसने जल्दी से कहा। तभी वो लोग जंगल में घुसे तो उन्हें भी 4 लोग दिखे। हालांकि हुआंग फैंग ने अब एक को मार डाला। दूसरे पक्ष की संख्या अभी भी उनसे अधिक थी, इसलिए ली बिंगयुन बहुत चिंतित थे। जंगल बहुत बड़ा है, कौन जानता है कि बचावकर्मी कब पहुंचेंगे। अगर वे हमें ढूंढ लेंगे तो उनकी बंदूकें हमें जाने नहीं देंगी। हुआंग फैंग ने कहा, चिंता मत करो, मैंने उनमें से 3 को मार डाला है, 3 और है, कोई बात नहीं। आश्वस्त हुआंग फैंग को देखकर ली बिंगयुन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वह भी जानती थी कि हुआंग फैंग सही थे। तो सावधान रहें, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा, आपको मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे डर है। ली बिंगयू को खुद को आसक्ति से देखते हुए देखकर हुआंग फैंग लगभग उसकी आंखों में खो गया। आखिरकार उसकी खूबसूरत शक्ल के साथ ऐसी आंखें एक पुरुष की होती है। मुझे डर है कि वे इसका विरोध नहीं कर सकते। हुआंग फैंग ने जल्दी से अपनी आंखें घुमाई और कहा, यहाँ मेरा इंतजार करने की चिंता मत करो, जब मैं इन समस्याओं का समाधान कर दूंगा तो वे लोग तुम्हारे पास आएंगे। कुआ, ली बिंगयू ने चतुराई से अपना सिर हिलाया। वो हुआंग फैंग के लापरवाह व्यवहार को पूरी तरह से भूल गई थी। ली बिंगयुन के साथ बात करने के बाद हुआंग फैंग फिर से पेड़ के नीचे गया और बाएं और दाएं देखा। उसे ली बिंगयू की नजरों से ओझल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही हुआंग फैंग चला गया, क्वैक स्क्वैक कैकल, ली बिंग को लगा कि उसके चारों ओर कीड़ों की आवाज बहुत तेज थी और उनकी आवाजें उसके कानों में थी, जैसे वे उसके कानों में चिल्ला रहे थे। ली बिंगयुन ने एक हाथ से शाखा पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से अपना कंधा पकड़ रखा है। वो हुआंग फैंग के जाने की दिशा को दयनीय दृष्टि से देखता है, लेकिन वो प्रार्थना करता है कि हुआंग फैंग जल्द ही वापस आ जाएगा। जब हुआंग फैंग को यकीन हो गया कि वो ली बिंगयुन की नजरों से दूर हो गया है तो वो सीधे उड़ जाता है। ली बिंगयुन के बिना उसके लिए दिखाना अधिक सुविधाजनक होगा और उसे अब छिपने की आवश्यकता नहीं है। हुआंग फैंग का शरीर जितना ऊंचा उड़ता है वो उतना ही ऊंचा होता है। उसने अन्य 3 लोगों की स्थिति को अच्छी दृष्टि से देखा है और वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है उन्हें यह नहीं पता चला कि उनमें से एक मर चुका है। हुआंग फैंग अपने शरीर को नियंत्रित करता है और उनमें से एक के पास उड़ जाता है। आदमी का ध्यान चारों ओर है और वह ऊंचाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये बिल्कुल टोबी जैसा ही है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 355 शूटिंग। पहले टोबी का शिकार करने के अनुभव के साथ इस बार हुआंग फैंग की कार्रवाई अधिक कुशल है। हालांकि इस बार वो अब पवन ब्लेड का नहीं बल्कि खंजर का उपयोग करता है। साथ ही उसे बीच हवा में लटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शेडो केप के लिए ऐसा करना बहुत सुविधाजनक है। छाया लबादे और खंजर के साथ हुआंग फैंग की हत्या बहुत सहज थी, लेकिन दूसरा पक्ष पूर्ण मूर्ख नहीं था। इसलिए जब हुआंग फैंग ने तीसरे व्यक्ति की हत्या की तो उनमें से शेष 2 को कुछ असामान्य महसूस हुआ। एडम, आपके साथ क्या मामला है? डिप्टी कमांडर अचानक हुआंग फैंग द्वारा मारे गए पहले व्यक्ति की दिशा में चिल्लाया। हालांकि कई बार चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं है और उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। इस समय हुआंग फैंग को तीसरे व्यक्ति के पीछे निलंबित कर दिया गया था। जाहिर है कि उस शख्स ने डिप्टी चीफ की चिल्लाने की आवाज भी सुनी और साथ ही उसे अपने साथी की प्रतिक्रिया भी नहीं सुनाई दी। वो जानता था कि कोई समस्या हो सकती है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, चारों ओर घूमकर आसपास का माहौल देखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो मुड़ता है तो उसे अपने पीछे कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। यह एक आंकड़ा है। अरे, आप कैसे हैं? हुआंग फैंग मुस्कुराते हुए नमस्ते कहते हैं। इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया देता, हुआंग फैंग अचानक गति पकड़ लेता है और उड़ जाता है। उसके हृदय पर खंजर चला देता है। फिर वो अपने बाएं हाथ का उपयोग दूसरे पक्ष की कलाई को पकड़ने के लिए करता है और उसे खुद पर गोली चलाने नहीं देता है। बंदूक को छूने की आवाज अभी भी आ रही थी।
हालांकि क्योंकि ताकत हुआंग फैंग जितनी महान नहीं है, भाड़े का सैनिक हुआंग फैंग के नियंत्रण से दूर नहीं जा सकता, इसलिए उसका थूथन आकाश की ओर है, हुआंग फैंग का नहीं। और हुआंग फैंग के साथ स्वाभाविक रूप से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और यह आदमी यह भी जानता है कि वो इस बंदूक से हुआंग फैंग को नहीं मार सकता है, लेकिन वो इस बंदूक का उपयोग अपने डिप्टी कमांडर का ध्यान आकर्षित करने के लिए करना चाहता है, ताकि वो उसका समर्थन कर सके और साथ ही वो हुआंग फैंग को पकड़ सके जांच में। हालांकि वो स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता था। जब डिप्टी कमांडर ने गोली की आवाज सुनी तो वो यहाँ आ गए। हालांकि हुआंग फैंग ऐसा नहीं था जिसे वो पकड़ सके। उसकी ताकत हुआंग फैंग की तुलना में बहुत छोटी थी। हुआंग फैंग ने थोड़ी देर के लिए अपना दाहिना हाथ दूसरी तरफ डाला और फिर खंजर बाहर निकाला। हालांकि दूसरा पक्ष हुआंग फैंग की कार्रवाई को बहुत रोकना चाहता था और यह काफी बहादुर था। हालांकि उसकी ताकत आखिरकार हुआंग फैंग की तुलना में नहीं थी और अब वो घायल हो गया था। हुआंग फैंग के प्रतिद्वंद्वी का तो जिक्र ही नहीं किया गया। फिर हुआंग फैंग के खंजर को दूसरी पार्टी के दिल में तीसरी बार घुसाने के बाद उसने आखिरी व्यक्ति की आवाज सुनी। जिस व्यक्ति को हुआंग फैंग ने डाला था उसने अपने मुंह में कुछ कहा। हालांकि हुआंग फैंग का अंग्रेजी स्तर सीमित था, इसलिए उन्हें यह बिल्कुल समझ में नहीं आया। जब उसने किसी को आते हुए सुना तो हुआंग फैंग ने खंजर निकाला और किनारे की ओर भागा। कुछ ही कदमों में शरीर घास-फूस से ढका हुआ था। वहां एक बचा है, हुआंग फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। इस समय उप प्रमुख एक दूसरे के पक्ष में पहुंचे और अपने साथी की ओर देखा। कुछ समय पहले दोनों ने कहा कि वे हंसे, लेकिन अब दूसरी तरफ से खून बह रहा है और दिल में एक बड़ा छेद है। डिप्टी कमांडर, उसके पास केवल एक ही व्यक्ति है और इसके अलावा वो उड़ सकता है। डिप्टी कमांडर को आते देख उस व्यक्ति ने कुछ शब्द कहने के लिए संघर्ष किया और फिर उसकी सांसें थम गई। उड़ना। डिप्टी कमांडर अपनी स्थिति की जांच करने के लिए नीचे नहीं बैठे। इस समय उसे आसपास की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है और वो दूसरे पक्ष को इसका फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकता। इसके अलावा वे जीवन और मृत्यु के आदी हैं, इसलिए ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन उनके दिलों में गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बेशक अपने गुस्से के अलावा डिप्टी कमांडर अधिक भ्रमित है। वो अपने सदस्यों की बातों पर संदेह नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं सकता। उड़ने का मतलब क्या है? क्या दुनिया में कोई उड़ सकता है? ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग आपको उसकी शंकाओं को हल करने में मदद करेगा। क्योंकि केवल आखिरी व्यक्ति बचा है, हुआंग फैंग का गुप्त हमला जारी रखने का इरादा नहीं है। वास्तव में हुआंग फैंग की सतर्कता हुआंग फैंग की कल्पना से परे है। ये जानने के बाद कि किसी ने उन पर छिपकर हमला किया है, अंतिम व्यक्ति अपनी रक्षा बहुत अच्छे से कर सकता है। हुआंग फैंग को गुप्त हमले का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है, या हवा का झोंका भी एक दूसरे को नहीं काट सकता है, तो हुआंग फैंग ही यह एक विकल्प है। हालांकि भले ही वो बाहर आ जाए, हुआंग फैंग एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसका शूटिंग कौशल उन लोगों से आगे निकल सकता है जो अक्सर शूटिंग करते हैं। इसलिए हुआंग फैंग अपने शरीर को नियंत्रित करेगा, हवा में उड़ेगा, लगातार अपनी स्थिति बदलेगा और गति बढ़ाएगा, जिससे मलबे का केवल एक टुकड़ा बचेगा। इस प्रक्रिया में वो दूसरी तरफ गोली चलाता रहता है और दूसरी तरफ की स्थिति को उसकी तरह बदला नहीं जा सकता। उन सभी में दूसरा पक्ष एक जीवित लक्ष्य के समान है और वह एक पल में दूसरे पक्ष के पीछे भी पहुंच सकता है, ताकि उसके पास बचने का कोई मौका न हो। लेकिन दूसरे पक्ष के लिए हुआंग फैंग को गोली मारना इतना आसान नहीं है। हुआंग फैंग लगातार अपनी स्थिति बदल रहे हैं। दूसरा पक्ष हुआंग फैंग पर निशाना भी नहीं लगा सकता, इसलिए वो केवल यादृच्छिक रूप से गोली मार सकता है। दूसरा पक्ष जो हिट करता है वो अक्सर हुआंग फैंग के कानों की छाया होती है। फिर दोनों पक्षों के बीच असमानता की स्थिति में गोलीबारी हुई। हालांकि यह भयंकर लग रहा था और हर जगह गोलीबारी हो रही थी। वास्तव में हुआंग फैंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि हिट होने का जोखिम भी ज्यादा नहीं था। नीचे भाड़े के रेजिमेंट के उप नेता हुआंग फैंग जितने भाग्यशाली नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग की शूटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मौजूदा फॉर्म उनके लिए बहुत खराब है। उस पर हुआंग फैंग ने एक जीवित लक्ष्य की तरह हमला किया है। वो बहुत कुछ छुपाना चाहता है। हालांकि चाहे वो कहीं भी छिपा हो, हुआंग फैंग उसके पीछे उड़ सकता है और उसे गोली मार सकता है। इसलिए भले ही हुआंग फैंग की शूटिंग तकनीक इतनी अच्छी नहीं है, डिप्टी कमांडर को कई बार गोली मारी गई है और वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि उनके दिल का सदमा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी आदमी को इस तरह हवा में उड़ते देखा है, जो उनकी समझ से परे है। यदि उसे बहुत अधिक चोटें न लगी होती तो उसे चोट लग जाती और अभी भी खून बह रहा था। उसे ये भी संदेह हुआ कि क्या वह सपना देख रहा था। वो आदमी नहीं है, भगवान, वो किस तरह का राक्षस है। डिप्टी कमांडर ने भूत की अभिव्यक्ति देखी और उसी समय गोली मारकर दहाड़ दी। हालांकि वह अंग्रेजी बोलता था, जिसे हुआंग फैंग समझ नहीं सका। इससे पहले उनकी टीम में दो लोग जो चीनी भाषा बोल सकते थे, उन्हें ली बिंग्यूम का अपहरण करने के लिए भेजा गया था और हुआंग फैंग ने उन्हें मार डाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कैसे चिल्लाता है, दूसरे पक्ष ने उसके उड़ने के तरीके को देखा है, इसलिए हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष की पहचान भी हुआंग फैंग को थोड़ा डराती है, इसलिए वो भविष्य की परेशानी को नहीं छोड़ सकता, यानी दूसरे पक्ष को मरना होगा। अंत में जब हुआंग फैंग ने दूसरी बंदूक में सभी गोलियों की शूटिंग पूरी कर ली, तो दूसरे पक्ष के सिर पर अंततः गोली मार दी गई और दूसरे पक्ष के हाथ की कार्रवाई भी एक भोजन थी और फिर वो सीधे नीचे गिर गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 356 शांति रिपोर्टिंग। जब हुआंग फैंग फिर से ली बिंग्यूम के सामने आए तो उनके जाने में केवल 5 मिनट बाकी थे। तुम वापस आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी अभी गोली चलने की आवाज इतनी तेज है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। मुझे डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगा। जैसे ही ली बिंग्यूम ने हुआंग फैंग को वापस आते देखा, उसने रोते हुए आवाज में हुआंग फैंग से कहा, आज रात का कार्यक्रम इस खूबसूरत स्टार को बनाता है जिसने कभी इन चीजों का अनुभव नहीं किया है और वो एक अमीर महिला भी है। वो सचमुच घबराई हुई है। यदि हुआंग फैंग नहीं आती तो उसकी आत्मा ढह जाती, इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें हुआंग फैंग पर लगा दी। जब उसे एहसास हुआ कि हुआंग फैंग के साथ दुर्घटना हो सकती है तो उसका दिल दुख गया होगा।
और पहले हुई घनी गोलीबारी ने उसे इतना डरा दिया कि वो हुआंग फैंग की वास्तविक स्थिति को देख ही नहीं सकी। इसलिए उसे सोचना और अनुमान लगाना पड़ा, और क्योंकि वह नहीं जानती थी, वो बहुत डरी हुई थी। अब जब हुआंग फैंग पूरी तरह से उसके सामने आ गया है तो उसके आंतरिक दबाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार उससे पहले अपने भाई के बारे में चिंता करनी पड़ती थी, इस डर से कि उसके आने के बाद इन खलनायकों द्वारा उसकी गणना की जाएगी और वह अपने भाग्य के बारे में चिंतित होगी।